हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, बढ़ते हैं कुछ सवाल जो बचे हुए हैं उनकी तरफ। तो देखिए, पहले के सवाल तो आपने निकाल ही लिए होंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, जो बचे हुए सवाल है उनकी तरफ देखते हैं। देखो, आज का पहला सवाल है, एम से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमिक संख्याओं का औसत एन है। एम से शुरू होने वाली 5 क्रमिक संख्याओं का जो औसत है वो एन है। एम प्लस दो से आरंभ होने वाली 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो। देखो, बहुत तसल्ली से देखना, प्यार से देखना। एक बार मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसकी तरफ देखिए। ये कहना चाह रहा है एम से शुरू होने वाली, तो एम से शुरू होने वाली कितने पूर्णांक? 5। और क्रमिक पूर्णांक बोल रहा है, तो क्रमिक पूर्णांक बोल रहा है, इसका मतलब 5 लगातार आ रहे हैं। तो एम तो खुद है ही, उसके अलावा 4 संख्याएं और शामिल करेंगे। आगे की अगर 4 संख्याएं शामिल करेंगे तो आपको पता है औसत तो 2 बढ़ जाता है। भाई, एम है, खुद अपनी संख्या का औसत भी एम ही है, ठीक है। आगे की 4 संख्याएं शामिल करेंगे लगातार, तो औसत कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। इसका मतलब है एम से शुरू होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या हो जाएगा? एम प्लस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एम प्लस 2। और एम प्लस 2 ये कह रहा है औसत एन होगा। ये क्या बोल रहा है? औसत कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो औसत एन होगा, हम बता रहे हैं एम प्लस 2 होगा। एम प्लस 2 क्यों होगा? समझ में आ गई बात। एम से शुरू हो रहा है, एम से शुरू होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक है, इसका एम खुद तो आ ही गया। आगे की 4 संख्याएं शामिल करेंगे, आगे की 4 संख्याएं शामिल करें तो औसत कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। इसलिए एम प्लस 2 हो गया। और ये बोल रहा है एन, इसका मतलब है m प्लस 2 को क्या बोलता है? n बोलता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब ये कह रहा है m प्लस 2 से शुरू होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक, तो m प्लस 2 को हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? n, यानी n से शुरू होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक। तो n तो ही, आगे के 5 और शामिल करेंगे। आगे के कितने पूर्णांक शामिल करेंगे? 5 शामिल करेंगे। तो आगे के 5 शामिल करें तो औसत कितना बढ़ेगा? 2.5 बढ़ेगा, या 5/2 बढ़ जाएगा। ये लो जी, 2 को n से गुणा किया, 2n प्लस m बटे 2। ये आपका आंसर आ गया, 2n प्लस m प्लस 5/2। ठीक है। अब कुछ लोगों को खटक रह जाती है, साहब हमारे तो समझ में नहीं है ये बात। ठीक है, नहीं समझ में आई तो अब जो बता रहा हूं उसको देख लो। ठीक है, अब जो बता रहा हूं वो ज्यादा इजी लगेगा आपको, लेकिन इसको समझने के बाद ये आपको वापस समझ में आ जाएगा। तो एक बार वापस से इसको देख लेना, और आपको करना ऐसे ही है क्योंकि बहुत इजी हो रहा है और जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो m से शुरू होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक, तो m से शुरू होने वाले देखो m, m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3, m प्लस 4। तो m से शुरू होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक हो गए। इनका औसत क्या आ जाएगा? देखो, लगातार है तो औसत बीचों बीच आएगा, इसका औसत ही आएगा m प्लस 2। ठीक है, क्लियर है बात? तो m प्लस 2 आया कि नहीं आया? अब कह रहा है m प्लस 2 से शुरू होने वाले क्रमिक पूर्णांक, तो m प्लस 2 को क्या बोल रहा है? n बोल रहा है। तो यानी n से शुरू होने वाले, तो n से शुरू होने वाले n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5। ये लो जी, ठीक है। ये 6 हो गए, गिन लो आप। तो लगातार है तो औसत बीचों बीच है, बीचों बीच तो 2 संख्या आ गई। बीचों बीच 2 संख्या आएगी तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, n प्लस 2 और n प्लस 3। दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे। एक n और एक n कितना हो जाएगा? 2n। 2 और 3 कितना हो गया? 5/2। ये लो, ठीक है। आप कहोगे जी हमें तो पहला और लास्ट का ही जोड़ लेता। जोड़ लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? पहला और लास्ट का दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो तो भी वही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? किसी का मन हो, किसी को आपको ये लगे कि साहब ये 5 क्रमिक पूर्णांक है और ये इसका औसत भी तो ऐसे ज्ञात कर सकते थे, पहला और लास्ट का दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आ जाएगा, तो बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कितना है? m है, और लास्ट का कितना है? m प्लस 4 है। दोनों को जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया, तो एक m और एक m कितना हो गया? 2m प्लस 4/2। 2 आ गया दोनों में कॉमन, तो m प्लस 2/2। ये लो, वही कंडीशन आई है। अब आप ऐसे देखो या ऐसे देखो, बात एक ही है। ठीक है,
समझ में आ गई होगी। अब आपको ये वापस से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक टीम के 5 सदस्यों का औसत भार क्रमानुसार मापा गया है। उसके भार की गणना प्रत्येक सदस्य के भार लेने के बाद की गई है। यदि हर बार औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई हो तो अंतिम खिलाड़ी का भार प्रथम खिलाड़ी से कितना ज्यादा है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, प्यार से मेरी बात सुनिएगा। क्रमानुसार मापा गया है। क्रमानुसार मापने का मतलब यह है या तो छोटे से बड़े के रूप में या फिर बड़े से छोटे के रूप, पहले सबसे छोटे ज्यादा कम वजन का, फिर उससे ज्यादा वजन का, फिर उससे ज्यादा वजन का, फिर उससे ज्यादा वजन का। ठीक है, अच्छा तो इसका हर बार औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब है कम से ज्यादा की तरफ ही नापा गया। ठीक है, अच्छा हर बार औसत 1 किलोग्राम बढ़ रहा है। देखो क्या बोल रहा है, हर बार औसत कितना बढ़ रहा है, 1 किलोग्राम। हर बार औसत 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, इसका मतलब हर बार टोटल 2 किलोग्राम बढ़ रहा है। हर बार औसत 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, इसका हर बार टोटल कितना बढ़ रहा है, 2 किलोग्राम। कैसे, आप कहोगे कैसे हो गया, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। जैसे किसी खिलाड़ी का वजन 50 किलोग्राम, पहले खिलाड़ी का वजन है 50 किलोग्राम। ठीक है, अब उस अगर औसत ज्ञात करें तो खिलाड़ी एक ही है तो राशियों का योग बढ़ रहा है, तो एक ही खिलाड़ी है, एक का भाग देंगे तो औसत भी 50 ही आएगा। अब ये अगर औसत हर बार ज्ञात करता हूं मैं तो हर बार ज्ञात कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा खिलाड़ी हो रहा है, उसका वजन भी उसने देख लिया वजन, और दोनों का जब औसत ज्ञात किया तो कह रहा है एक बढ़ गया, इसका मतलब औसत 51 हो गया। औसत कितना हो गया, दोनों का मिलाकर के औसत कितना हुआ, 51। क्लियर है बात, अच्छा दो खिलाड़ियों का औसत वजन 51 किलोग्राम से और टोटल 102 किलोग्राम हो जाएगा। दो खिलाड़ियों का औसत मतलब प्रत्येक खिलाड़ी का 51 किलोग्राम वजन आया, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 51 दूनी 102 किलोग्राम होगा। 102 में 50 तो ये, इसका मतलब ये बच जाएगा 52। बताओ कोई दिक्कत है तो, बात समझ में आ गई, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा तो देखो जी, ध्यान दीजिए, बात को समझो। ये आ जाएगा 51 किलोग्राम आ गया औसत आपका, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो आप और बात करते हैं। देखिए औसत 51 किलोग्राम आ गया तो टोटल 2 किलोग्राम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब मान लो तीसरा खिलाड़ी और देख लिया तो सबका जब औसत ज्ञात किया तो टोटल हो गया, औसत हो गया 52 किलोग्राम। ठीक है, औसत 52 किलोग्राम हो गया, इसका मतलब और 2 किलोग्राम बढ़ गया, 52 और 2 54, 50 52 और 54 का औसत निकाल के देख लो, 52 नहीं आएगा। समझ गए बात को, तो हर बार औसत 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, इसका टोटल 2 किलोग्राम बढ़ रहा है। अगर हर बार औसत 5 किलोग्राम बढ़ रहा है, इसका टोटल 10 किलोग्राम बढ़ेगा। हर बार औसत 3 किलोग्राम बढ़ रहा है, इसका टोटल 6 किलोग्राम बढ़ेगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ गई। अच्छा तो कह रहे हैं मेरे पास 5 सदस्य हैं और हर सदस्य का वजन नापता हूं और तुरंत औसत ज्ञात करता हूं। ठीक है, एक एक को शामिल करते हुए। ठीक है, तो हर बार औसत 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, इसका हर बार टोटल 2 किलोग्राम बढ़ेगा। समझ गए बात को। तो देखो जी ध्यान देना, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतिम खिलाड़ी का वजन प्रथम खिलाड़ी से कितना ज्यादा है। तो देखो जी ध्यान देना, प्रथम खिलाड़ी का तो नाप लिया आपने, अब कितने खिलाड़ी को और नापना पड़ेगा, 4 खिलाड़ियों को और नापना पड़ेगा। एक आदमी पर 2 किलोग्राम बढ़ रहा है तो 4 आदमियों पर कितना बढ़ेगा, 8 किलोग्राम। क्लियर है बात, इसका पहले खिलाड़ी का अंतिम खिलाड़ी से 8 किलोग्राम वजन कम है, या अंतिम खिलाड़ी का पहले खिलाड़ी से 8 किलोग्राम वजन ज्यादा है। ठीक है, दिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बात समझ में हो गई। आगे होगी, पहला खिलाड़ी अगर x किलोग्राम वजन का है तो दूसरा x प्लस 2 का आएगा, तीसरा x प्लस 4 का आएगा, चौथा x प्लस 6 का आएगा, पांचवा x प्लस 8 का आएगा। तो प्रथम खिलाड़ी और अंतिम खिलाड़ी के बीच 8 किलोग्राम वजन का अंतर रहेगा। क्लियर है बात, प्रथम और अंतिम खिलाड़ी के बीच कितने किलोग्राम का अंतर रहेगा, 8 किलोग्राम का अंतर रहेगा। यहां तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते। ठीक है, अच्छा अब बात यह है, एक प्रश्न मैं चेंज करके बता देता हूं जिससे थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, समझ आ जाए आपको। ठीक है, जैसे मान लो आपको ये बोल दिया भाई साहब खिलाड़ी 11 है, कितने खिलाड़ी है, 11, और 11 खिलाड़ी है और हर बार औसत, मान लीजिए अब की बार लंबाई नापी गई उनकी, खिलाड़ियों की लंबाई नापी गई और
औसत हर बार 1.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो अंतिम खिलाड़ी की ऊंचाई प्रथम खिलाड़ी से कितनी ज्यादा है। पहले तो आप सोचो, आपको समझा दिया तो आप सोचो, देखिए क्या होगा। पहले तो आप सोचिए 11 खिलाड़ी हैं, उनकी ऊंचाई नापी गई, जैसे वजन नापने के लिए बोल रहा हूं उसी प्रकार हमने ऊंचाई नाप ली, ठीक है। अच्छा, और अब ये कह रहा है हर बार ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो अंतिम खिलाड़ी का वजन, अंतिम खिलाड़ी की ऊंचाई प्रथम खिलाड़ी से कितनी ज्यादा है, ये बताइए आप मेरे को। तो देखिए जी, ध्यान दीजिए, बात को समझो आराम से, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए कि हर बार 1.5 सेंटीमीटर बढ़ रही है, इसका मतलब टोटल 2 सेंटी, औसत 1.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। हर बार औसत 1.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, इसका मतलब हर बार टोटल 3 सेंटीमीटर बढ़ेगा। हर बार टोटल कितना बढ़ेगा? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब खिलाड़ी कितने हैं? 11 खिलाड़ी हैं। अगर 11 खिलाड़ी, तो पहले का तो नाप चुके, पहले से तो कंपेयर कर, तो पहले का तो नाप चुके, 10 खिलाड़ियों को और नापना है। तो एक पर 3 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो 10 पर कितना बढ़ेगा? एक पर 3 बढ़ेगा, तो 10 पर 30 सेंटीमीटर बढ़ेगा। इसका पहले और अंतिम खिलाड़ी के बीच जो ऊंचाई का अंतर है, पहले और अंतिम खिलाड़ी के बीच ऊंचाई का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैंने जो बात बोली वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए। अगर मान लो आप ये बोलें कि भाई साहब खिलाड़ियों की संख्या 20 है, खिलाड़ी कितने हैं? 20, और 20 खिलाड़ी हैं, तो देखो ध्यान दीजिए, हर बार औसत 6 दिन बढ़ जाता है। अब की बार आयु नाप रहे हैं उनकी, हर बार औसत 6 दिन बढ़ जाता है। तो प्रथम और अंतिम खिलाड़ी की आयु का अंतर कितना होगा? प्रथम और अंतिम खिलाड़ी की आयु का अंतर, देखो जी, हर बार औसत 6 दिन बढ़ रहा है। हर बार औसत कितना बढ़ रहा है? 6 दिन। 5 दिन कर देता हूं, आपको कैलकुलेशन में डायरेक्ट समझ में आ जाए। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी संख्या भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट समझ में आए। हर बार औसत 5 दिन बढ़ जाता है, तो टोटल 10 दिन बढ़ेगा। हर बार औसत 5 दिन बढ़ेगा, तो टोटल 10 दिन बढ़ेगा। तो पहले का तो नाप चुके, कितने खिलाड़ियों को नापेंगे? 19 का नापेंगे, तो एक आदमी का 10 दिन बढ़ेगा, तो 19 आदमियों का 190 दिन बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? इसलिए प्रथम और अंतिम खिलाड़ी के 20 आयु का जो अंतर है वो आ जाएगा 190 दिन। क्लियर है बात? बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो किसी प्रकार का? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो भाई साहब ये बात क्लियर मेरे ख्याल से आपको हो गई है, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। 9 व्यक्तियों ने में से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। उनमें से 90 व्यक्ति ने सभी 9 लोगों के औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो ये कह रहा है कुल खर्च कितना हो जाएगा। तो देखो, पहले तो मैं आपको समझाने के लिए इसको लिख करके बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसको भी वर्बली कैलकुलेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं लिख करके बता देता हूं, जिससे आपका कंसेप्ट और दिमाग में आ जाए। क्योंकि आपके दिमाग में, मेरे को पता है, कई प्रकार की उल्टी सीधी चीजें भी सवाल को लेकर के चलती है, और ये सवाल ध्यान रखना खूब ज्यादा पूछा जाता है। तो थोड़ा सा प्यार से इसको देखें, आराम से देखें। तो ये कह रहा है उनके द्वारा किया गया कुल खर्चा कितना हो। तो उनके द्वारा किया गया कुल खर्चा मान लीजिए हमने x रुपए मान लिया, उसके द्वारा किया गया कुल खर्चा कितना हो जाएगा? x रुपए। ठीक है। अच्छा, अब x रुपए किया है, तो उनमें से देखो अब क्या बोलना चाह रहा है, पूरा हिसाब सुनना इसकी। 8 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने 30-30 रुपए खर्च किए। 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक आदमी ने कितने कितने रुपए खर्च कर दिए? 30-30 रुपए खर्च कर दिए। तो 30-30 रुपए 8 लोगों ने खर्च किया है, इसका 30 8 240 हो जाएगा।
ये आ जाएगा 240 रुपए। हो गई बात क्लियर? अच्छा, 8 व्यक्तियों ने 30 रुपए कर दिए, 240 रुपए। 90 आदमी ने कितना खर्च किया? 90 व्यक्ति ने उस सभी 9 लोगों के औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। सभी 9 लोगों के औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। तो आप में से ज्यादातर जो लोग हैं वो जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं उसके अकॉर्डिंग 50 समझते हैं कि 50 आ जाएगा। 30 तो औसत इनका आ रहा है, 20 रुपए ज्यादा। लेकिन मेरी बात सुनना बहुत प्यार से, देखो इसके शब्दों की तरफ गौर करिए आप। 90 व्यक्ति ने सभी 9 लोगों के औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। ठीक है, तो सभी 9 लोगों का जो औसत आएगा उससे 20 रुपए ज्यादा खर्च। ये जो 30 रुपए खर्च है वो 8 लोगों का औसत है, 9 लोगों का औसत नहीं है। समझ गए बात को? ये 9 लोगों का औसत नहीं है 30 रुपए, ये कितने लोगों का औसत है? 8 लोगों का। ये कह रहा है 9 लोगों के औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। क्लियर है बात? तो 9 लोगों का जो औसत है उससे 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। क्लियर है बात? तो 9 लोगों का औसत कितना होगा? देखो जी, सबका खर्चा हमने कितना माना? x रुपए माना है। सबका खर्चा हमने कितने रुपए माना? x रुपए। तो अगर सभी का खर्चा x रुपए, तो प्रत्येक का खर्चा कितना हो जाएगा? 9 का भाग देंगे। ये सभी 9 लोगों का औसत आ गया, और उससे कितने रुपए ज्यादा खर्च कर दिए? 20 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। तो देखो जी भाई साहब, ये तो 8 लोगों का खर्चा, और ये 90 आदमी का अकेले का खर्चा। क्लियर है बात? सारा मिलाकर के खर्चा बताया है x। ठीक है, अच्छा अब आप सुनिए, ये प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है x माइनस प्लस का x बटे 2, इधर आकर 9, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 30 8 240, 240 और 20 हो जाएगा 260। हो गई बात क्लियर? अच्छा आगे देखिए, ध्यान देना, 9 को x से गुणा किया, 9x, 9x में 1x जाएगा, 8x बटे 9 बराबर हो जाएगा 260। क्लियर है बात? अच्छा, 4 से काटेंगे 2 आएगा, 4 6 24 बचेगा 2, उतारेंगे 0, 4 पंजे 20। बताइए कोई दिक्कत है तो? x बराबर, ये नीचे का ऊपर चला जाएगा तो 65 नाम है, तो 6 नाम 54, 540 तो हो जाएगा, और 5 नाम 45, 540 और 45 हो गया 585। ये 2 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में। ये लो जी भाई साहब, ठीक है। अच्छा, फिर 585 में 2 का भाग देंगे। 500 में 2 का भाग दिया 250, 85 में 2 का भाग दिया 42.5, तो 250 और 42.5 कितना होता है? 292 रुपए। देखो जी भाई साहब, ये तो हमने लिख करके कैलकुलेशन किया है, लेकिन लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी अगर आप प्यार से इसको देखते हो तो। वापस से सुन लो, ध्यान से सुन लीजिए, प्यार से सुन लो। हमने क्या माना? x रुपए खर्चा माना। उनमें से 8 लोगों ने 30 रुपए खर्च किया। 90 आदमी ने सभी 9 लोगों के औसत से 20 रुपए ज्यादा किए खर्च किया, तो सभी 9 लोगों का औसत x बटे 9 हो गया, उससे 20 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 30 8 240 और 20 260 आ जाएगा। 9x में 1x जाएगा, 8x बटे 9। ठीक है, 4 से काट दिया 2 आ गया, 4 से काट दिया 65 आ गया, 9 नीचे है ऊपर चला गया, ये 2 भाग में आ गया 292 रुपए। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा प्यार से एक बात समझाता हूं, उसको ध्यान से सुनो। ये तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? अब हम चाहते हैं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन वर्बली हो, डायरेक्ट हो, बिना एक्स माने भी हो सकती है क्या? तो बिल्कुल हो सकती है। थोड़ा सा प्यार से देखने की जरूरत है, आराम से देखने की जरूरत है। देखो, इसने क्या बोला? सभी 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने, प्रत्येक ने अपने भोजन पर कितना खर्च किया? 30 रुपए खर्च किए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति ने कितने रुपए खर्च किए? 30 रुपए। ठीक है, और 90 व्यक्ति ने क्या किया? 90 व्यक्ति ने सभी 9 लोगों के औसत से, सभी 9 लोगों के औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। देखो जी, एक बात बताओ, 9 लोगों में मान लो आप भी शामिल हो, तो सब 9 लोगों का जो औसत हो तो आपने खर्च कर दिया। सब 9 लोगों का औसत है वो आपने खर्च कर दिया, इसका मतलब आपका, आपके हिस्से का तो आपने खर्च कर दिया। ठीक है भाई, औसत खर्च का, और औसत का मतलब प्रत्येक हिस्से में आ रहा है, और प्रत्येक हिस्से का तो खर्च कर दिया, और इसके अलावा कितने रुपए खर्च कर दिए? 20 रुपए खर्च कर दिए। इसका वो 20 रुपए आपके हिस्से का नहीं है, आपके अलावा जो 8 लोग बच गए उनके हिस्से का। समझ गए बात को? ये 20 रुपए हैं वो आपके हिस्से का नहीं है, जो 8 लोग बच गए उनके। क्योंकि आपका हिस्सा क्या होगा? जो औसत आएगा वो सब, जितने मेंबर हो आप 9 मेंबर हो तो 9 का भाग दे दो इसमें, वो आपका हिस्सा है। क्लियर है बात?
तो वो 9 लोगों का जो हिस्सा है, सभी 9 लोगों का औसत, इसका मतलब उसका तो आ गया उसके पास। उसके अलावा जो 20 रुपए उसने एक्स्ट्रा खर्चे कर दिए, ये उसका हिस्से का नहीं था। किसके हिस्से का था? ये उन 8 लोगों का हिस्से का था। अगर उन 20 रुपए को 8 लोगों में बराबर बराबर बांट दो तो सबका बराबर बराबर मिल जाएगा, सिंपल सी बात। तो भाई साहब 30-30 रुपए तो इसको मिल ही रहे हैं, क्लियर है बात सबको। और वो जो 20 रुपए उनमें को 8 जगह बांट दो, 20 रुपए को कितनी जगह बांट देंगे? 8 जगह बांट देंगे। अगर 8 जगह आपने बांट दिया तो इसका मतलब ये है सबका हिस्सा जाएगा, प्रत्येक का हिस्सा, क्लियर है बात। तो ये प्रत्येक का हिस्सा है, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ठीक है। अच्छा, बात समझ गई, प्रत्येक का हिस्सा हो गया। अब बात ये प्रत्येक का हिस्सा है, लेकिन ये कह रहा है सबका टोटल खर्चा कितना होगा, तो टोटल खर्चा क्या आ जाएगा? प्रत्येक को 9 से गुणा कर देंगे, क्लियर है बात। देखो जी ध्यान देना, 9 27 270 हो, 9 पंजे 45 बटे 2, तो 270 तो ये आ गया। 45 में 2 का भाग दिया 22.5, क्लियर है बात। अच्छा, तो 270 और 22.5 कितना हो जाएगा? 292 हो जाएगा, क्लियर है बात। ये 292 कुल खर्चा आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग ये कहेंगे साहब इन दोनों को जोड़कर नहीं कर सकते, कर लो ना, कौन ना करे। ये लो 30 दूनी 60, 60 5 65, 65 बटे 2 गुणा 9 आ जाएगा। 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 6 54, 4 58 बटे 2। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ऐसे करना थोड़ा अच्छा लगा तो इसलिए ऐसे कर लिया। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा और भी बेटर सोच सकते थे आप। क्या सोच सकते थे? देखो, वर्बली सोचो, लिखो मत इसको। भाई 30 रुपए को 20 रुपए जो थे उसको 8 लोगों में बांटा, तो 8 लोगों में बांटा तो 2.5 रुपए आ गए। कितने रुपए आ गए? 2.5 रुपए आ गए। समझ गए क्या? तो 2.5 रुपए आ गए, तो इसका मतलब प्रत्येक को 2.5 रुपए और मिलेंगे, यही तो बात है। समझ गए बात को, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर सब लोगों से 30-30 रुपया खर्चा करवाया जाए और सबको 2.5 रुपए और दे दिया जाए, 2.5 रुपए और दे दिया जाए, तो काम हो जाएगा। तो आप इतना क्यों करो भाई, 30 लोगों को 9 रुपए 9 लोगों को 30-30 रुपए मिले तो 270 तो हो जाएगा। और 20 रुपए 8 लोगों का हिस्सा है, 20 रुपए कितने लोगों का हिस्सा है? 8 लोगों का हिस्सा है। और एक आदमी का कितना है? 2.5 रुपए, तो ऐसे समझ लो। तो 270 और 20 290, 292.5, समझ गए बात को। 30-30 रुपए अगर प्रत्येक आदमी खर्च करता है, 9 लोगों का 270 हो जाएगा, क्लियर है बात। लेकिन एक्स्ट्रा खर्चा और है, तो 8 लोगों को तो अपने को पहले से पता है 20 रुपए, तो 20 रुपए ये हो गए, क्लियर है बात। अब प्रत्येक हिस्से में जो एक्स्ट्रा में वो कितना आता है, वो 8 का भाग दे दिया, तो 2.5 रुपए ये आ गए। तो 22 और 270 292 हो जाएगा, 292.5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कर ली कैलकुलेशन? अच्छा, चलो आगे बढ़िए। एक विद्यार्थी ने 600 विद्यार्थियों सॉरी एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि उस विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष और 9 माह है, तो कहना चाह रहा है विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखिए जी, एलिगेशन से भी कर सकते हो, मिश्रण से, और बाई प्रोसेस भी कर सकते हो। दोनों ही तरीके मैं बता देता हूं। मैं फिलहाल इस सवाल के लिए ये बोलूंगा आपको, आप एलिगेशन से कर लीजिएगा, मिश्रण से कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, लड़के और लड़की, लड़कों का औसत 12 वर्ष, लड़कियों का औसत 11 वर्ष, और सबका मिलाकर के औसत कितना हो गया? 11 वर्ष और 9 माह, 11 वर्ष और 9, क्रॉस में घटाना, बड़े में छोटा घटाना। तो 12 साल में 11 साल 9 महीने जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 महीने। 12 साल में 11 साल 9 महीने जाएंगे, 3 महीने आ गए। और 11 साल 9 महीने में 11 साल जाएंगे, 9 महीने आ गए, ये कट जाएगा। 3 3 9, 3 एकम 3:1। मतलब अगर 3 लड़के हैं तो एक लड़की है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स हो गए 4। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 4 हो गए। और जबकि रियल में कितने? 600 है। अब 4 का 600 कैसे बनाया जाए? 4 का 600 कैसे बनाया जाए? तो 4 का 600 बनाने के लिए क्या करेंगे? 150 से गुणा करेंगे।
तो 150 से गुणा करोगे तो ध्यान दीजिए, बात को समझो। 150 से अगर आप गुणा करते हो तो भाई साहब ये भी 150 गुणा हो जाएगा, ये भी 150 गुणा हो जाएगा, और ये भी 150 गुणा हो जाएगा। क्लियर है बात? इसका मतलब 450 तो ये आ जाएगा, लड़कों की संख्या 150 आ जाएगी, लड़कियों की संख्या। और मैंने जो बात बताई थी, अगर थोड़ा प्यार से देखें तो 9:3 था। 9:3 टोटल मतलब कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो टोटल हो गया 12। और 12 का 600 कैसे बनाओगे? 12 का 600 बनाने के लिए 50 से गुणा करेंगे। तो 50 से गुणा करोगे तो इसको भी 50 से गुणा करो, इसको 50 से गुणा करो, इसको 50 से गुणा करो। यहां से ही बात समझ में आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब बात यह है कि आपको ये लगे कि भाई मिश्रण के अलावा और तरीका नहीं है। तरीकों की कोई कमी नहीं है भाई, बहुत सारे तरीके, थोक में तरीके। देखो आगे देखिए, ध्यान से समझिए बातों को। अगर मान लो लड़कियां हैं, लड़कियों की जो संख्या है वो हमने मान ली x है, तो लड़के कितने बचेंगे? देखो टोटल जो है 600 है, 600 में x लड़कियां हैं, इसका मतलब लड़के हो जाएंगे 600 माइनस x। लड़के कितने हो जाएंगे? 600 माइनस x। ठीक है? अच्छा, फिर एक लड़के का औसत है 12 वर्ष। ठीक है? तो एक लड़का 12 साल का है, एक लड़का 12 साल का है, तो 600 माइनस एक्स लड़के कितने साल के हो जाएंगे? 600 माइनस एक्स के। फिर एक लड़की एक लड़की 11 साल की है, तो एक्स लड़कियां कितनी हो जाएगी? 11 एक्स की। क्लियर है बात? और ओवरऑल स्टूडेंट्स है 600, ओवरऑल 600 स्टूडेंट्स है, तो प्रत्येक स्टूडेंट 11 साल और 9 महीने, 11 साल और 9 महीने, 9 महीने को 9/12 लिख देते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, आराम से देखो, प्यार से कैलकुलेशन करो। यह आ जाएगा 12×6 72, और ये 2 जीरो। 12 को 1 से गुणा किया 12x प्लस 11x। 600 को 11 से गुणा, 11×6 66। इसको गुणा करोगे तो 12×5 60, 50 आएगा। 50 को 9 से गुणा, 50 ना में 450 हो गई बात क्लियर? इन दोनों को जोड़ करके भी कर सकते थे। अब देखिए तसल्ली से देखो, 12x में 11x जाएगा, माइनस का 1x आ जाएगा। और देखो ध्यान से देखो, 6600 है, ये 400 है, 6600 में 400 जोड़ोगे 7050, और 7200 प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये लो जी 7200, फिर माइनस का 1x। 7050 में से 7200 जाएगा, माइनस का 150, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? 150 आ जाएगी। इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 150। 600 में से अगर 150 लड़कियां तो लड़के कितने आ जाएंगे? 450 आ जाएंगे। ये लो, ठीक है? तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आप आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, सरल लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 100 वस्तुओं का औसत 46 है, बाद में पता चला 16 को गलती से 61 और 43 को 34 पढ़ लिया था। यह भी पता लगा कि संख्या 100 थी ही नहीं, 90 ही थी, तो सही औसत क्या होगा? तो देखो इसको भी देखिए, तो पहले तो इसको आराम से बाय प्रोसेस कर देता हूं, जिससे उसकी स्ट्रक्चर समझ में आ जाए आपको, और बाद में इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे ये भी मैं बता देता हूं। तो देखो ध्यान से देखना, आपको बता दिया कि टोटल कितना होगा। पहले तो देखो 100 संख्याओं का औसत 46 है। अब 100 संख्याओं का औसत 46 है, इसका टोटल कितना हो जाएगा? 100 को 46 से गुणा करेंगे तो 46 हो जाएगा। अब क्या करना चाह रहा है? बाद में पता चला 16 को तो लिख दिया 61, 16 को लिख दिया है 61, और 43 को लिख दिया 34। तो देखो जी, यानी 16 और 43 हो गया 59, 61 और 34 हो गया 95। यानी कहने का मतलब है 59 को आपने 95 लिख दिया। 59 को कितना लिख दिया? 95। और 59 को अगर आपने 95 लिखा है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने 59 को 95 लिखा है तो इसका मतलब आपने 36 ज्यादा लिख दिया। कितना ज्यादा लिख दिया?
36 ज्यादा लिख दिया, इसका 36 कम करेंगे तो सही टोटल आ जाएगा। क्लियर है बात? अगर आप 36 कम कर देते हैं तो सही टोटल आ जाएगा। तो ये लो जी भाई साहब 36 कम कर दो तो ये आ गया सही टोटल। 4600 में 36 जाएगा 4564 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4564। ठीक है। अच्छा, अब आगे और बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब हमें चाहिए सही औसत। सही औसत की बात क्या है? सही औसत की बात है कि भाई साहब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग तो 4564 और राशियों की संख्या कह रहा है 100, तो हमने गलती से ले लिया था 90 ही थी, तो 90 का भाग दे दो। ये लो, हो गई बात क्लियर। अब ये आएगा 9 पंजे 45 और 0 9 7 63, अप्रोक्स 50.7 आएगा। आगे और भी होगा, पूरा पूरा नहीं है, लगभग है 50.7 ये रहा। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। तो एक तो बाई प्रोसेस पूरी कहानी मैंने बता दी आपको। अब बात यह है, वही प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि भाई क्या इसको वैसे जो नॉर्मली डायरेक्ट कैलकुलेशन किया करते थे, वृद्धि है तो वृद्धि को बराबर बराबर बांट दो और कमी है तो कमी को बराबर बराबर बांट दो, ठीक है? तो वो नहीं कर सकते क्या? तो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब देखो, आप ये बताओ 100 संख्याओं का औसत 46 और बाद में पता चला 100 तो है ही नहीं, संख्या ही 90 है। इसका मतलब 100 संख्याओं को 46 46 बांटा, तो जो लास्ट की 10 संख्या को बांट दिया 46 46, वो एक्स्ट्रा बांट दिया, वो एक्स्ट्रा बांट दिया। तो एक्स्ट्रा कितना चला गया? देखो, औसत 46 था, 10 लोगों को एक्स्ट्रा बांट दिया, मतलब 460 एक्स्ट्रा बढ़ गया। और 460 एक्स्ट्रा बढ़ गया, वो 90 संख्याओं में बटना चाहिए बराबर बराबर। सिंपल सी बात, क्लियर है बात? इन 90 संख्याओं में बराबर बराबर बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, उनमें से क्या कहना चाह रहा है कि भाई साहब एक गड़बड़ और हुई है। क्या गड़बड़ हुई है? कि 16 को हम 61 लिख दिया और 43 को 34 लिख दिया। इसका मतलब है हमने क्या किया, 59 को 95 लिख दिया, यानी 36 ज्यादा लिख रखा है। इसका मतलब 36 कम करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है भैया 460 बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 460। लेकिन 36 पहले से ज्यादा लिख रखा है, इसका 36 तो कम कर देंगे भाई, पहले का हिसाब भी तो करना, कवर करना पड़ेगा ना। तो 460 में से 36 जाएगा तो आ जाएगा 424। ये जो 424 की वृद्धि हुई है वो 90 संख्याओं में हुई है। क्लियर है बात? इसका मतलब 90 जगह बराबर बराबर पढ़ देंगे तो औसत वृद्धि कितनी आ जाएगी? औसत वृद्धि आ जाएगी आपकी 424 में भाग दे दिया कितने का? 90 का भाग दे दिया। क्लियर है बात? तो आ जाएगा 9 चौक 36। ठीक है, बचेगा कितना? 64 बच जाएगा। लगाएंगे पॉइंट, 9 7 63, लगभग 4.7 आ जाएगा, आगे भी आ जाएगा, लेकिन औसत वृद्धि आ गई 4.7। और पहले का औसत कितना था? 46 का। और 46 में 4.7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 50.7। ये लो जी 50.7। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन आपकी हो गई है भाई। चलो अगला सवाल देखिए। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो ध्यान दीजिए, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो m संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? n स्क्वायर है, तो m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, तो टोटल क्या हो जाएगा? mn स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? mn स्क्वायर। फिर n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का जो औसत है m स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? m स्क्वायर n। ठीक है, अब ये कह रहा है सभी संख्याओं का औसत बताओ। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इन दोनों को टोटल कर लो। mn स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n, ये तो राशियों का योग, और ये राशियों की संख्या m प्लस n। ठीक, देखो mn आ जाएगा कॉमन, m निकल गया, n दो बार, एक बार निकलेगा, एक बार बचेगा। m दो बार, एक बार निकल जाएगा, एक बार बचेगा। n बार निकल ही गया, ये बच गया m प्लस n, ये इसे कट जाएगा, ये आ जाएगा mn। क्लियर है बात? तो mn है सभी संख्याओं का औसत आ गया।
बताइए कोई दिक्कत है तो? हो गई बात क्लियर? अच्छा चलो आगे देखिए और बढ़ जाते हैं। 11p प्लस 11q बराबर 13 है। ये पूछना चाह रहे हैं p q और 8 का औसत क्या होगा। देखो ध्यान से सुनो, इनमें 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन लेंगे तो p प्लस क्यू बराबर 13 हो गया। तो p प्लस क्यू बराबर कितना होगा, 11 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो आ जाएगा 13/11। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हैं, पी क्यू और 8 का औसत। तो पी क्यू और 8 तीनों को जोड़ेंगे और 3 का भाग देंगे, तीनों को जोड़ेंगे और 3 का भाग देंगे। तो पी और क्यू का जो टोटल है वो तो आ जाएगा 13/11 प्लस 8/3। 11 8 88, 88 13 101 बटे 11 बटे 3 बटे 1, ये एक इस साइड गुणा हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, तो आ जाएगा 101 बटे 11 3 33, ये आ जाएगा 101 बटे 33। कर लेंगे कैलकुलेशन, तो नॉर्मली कैलकुलेशन चल रही है तो आराम से प्यार से कर सकते हो आप। चलो आगे देखिए, ए और बी का औसत ये है, तो एन की वैल्यू याद करो। ए और बी का औसत, तो ए और बी दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, आ जाएगा औसत। और ये बता रहा है ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 बटे ए की घात एन प्लस बी की घात एन। अब देखो कंपेयर करिए थोड़ा सा, ठीक है, वैसे गुणा करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन लंबी कैलकुलेशन होगी और थोड़ा सा टाइम खराब होगा, तुलना करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको क्या करना है, कंपेयर करना है केवल। तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखो ये ए की घात 1 है, ये ए की घात जो है वो कितनी है, 1 है। तो ये ए की घात 1 है, जबकि यहां पर ए की घात n प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो कर रहा है ए की घात 1 होनी चाहिए, ये बोल रहा है n प्लस 1 होनी चाहिए, इसका n प्लस 1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ गए? तो अब n की वैल्यू 0 होगी तो जो चाहते हैं वो आएगा कि नहीं आएगा। देखो n की जगह पर अगर 0 रखें, यहां भी 0 रखें, यहां भी 0 रखें, यहां भी 0 रखे, तो यहां भी 0 रखे, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी। 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये a आ गया। 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1, ये लो 1 है। 1 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 तो वैल्यू 1 होगी, b की घात 0 तो इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए और समझिए बातों को। बहुत ध्यान से देखना, सुंदर सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, देखो देखिए आराम से। एक समुद्री जहाज किनारे से 80 किलोमीटर दूरी पर, एक समुद्री जहाज जो है वो किनारे से 80 किलोमीटर की दूरी पर, ध्यान से देखना एक बार, और जिससे 10 मिनट में 7 टन पानी अंदर भर जाता है। इसमें कोई छेद हो गया और उसे 10 मिनट में 7 टन पानी अंदर भर जाता है। 50 टन पानी जहाज को डुबोने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जहाज में लगा निकासी पाइप 32 टन प्रति घंटे की दर से पानी को बाहर फेंक देता है। तो ये कहना चाह रहे हैं जहाज की औसत गति ज्ञात करो, जिससे जैसे ही जहाज डूबना आरंभ करे किनारे पर पहुंच जाए। आराम से सुन लेना बात को, क्या बोला है। देखो समुद्री जहाज किनारे से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, और कई लोगों की जिंदगी का सवाल है भाई, आराम से करना, प्यार से कैलकुलेशन करना, ठीक है। ऐसे नहीं आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ की वजह से कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। तो 80 किलोमीटर दूर है जहाज, और कह रहा है उसमें छेद हो गया, छेद से 10 मिनट में 7 टन पानी बाहर अंदर भर जाता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन उन्होंने भी जब बचाव का रास्ता निकाल रखा है कि 50 टन पानी 32 टन प्रति घंटे की दर से पानी बाहर फेंकने की मोटर लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है अगर 50 टन पानी भर गया तो जहाज डूब जाएगा। तो ये बताओ कि जैसे जहाज डूबने की नौबत आए उस समय किनारे पर पहुंच जाए, स्पीड बताइए उसकी क्या होगी। तो प्यार से देखिए, पहले तो ये देखो 1 घंटे में पानी भरा कितना है और खाली कितना हो गया। देखो 1 घंटे का रियल भराव क्या है,
एक घंटे का रियल भराव। देखो पहले तो मेरी बात सुनो, 7 मिनट में, सॉरी 10 मिनट में कितना भरता है? 7 टन पानी भरता है। 10 मिनट में कितना पानी भरता है? 7 टन। ठीक है, 10 मिनट में। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 60 मिनट होती है, मतलब 10 मिनट की 60 मिनट कैसे बनाएंगे? 6 से गुणा करेंगे। इसको 6 से गुणा कर, तो इसको भी 6 से गुणा कर। क्लियर है बात? तो इसका मतलब 60 मिनट में कितना पानी भर जाएगा? 42 टन पानी भर जाएगा। 60 मिनट में 42 टन पानी भर जाएगा। आराम से सुन लेना, 10 मिनट में 7 टन पानी भरता है। आपको 60 मिनट में चाहिए, मतलब 6 गुना। तो 60 मिनट में कितना पानी भरेगा? 42 टन पानी भरेगा। ठीक है, और 42 टन पानी भर गया। प्यार से सुनना, लेकिन 32 टन तो बाहर फेंक देंगे। इसका 10 टन पानी भर गया। 1 घंटे में 10 टन तो भर ही जाता है। ठीक है, और ये कहना चाह रहा है कि अगर 50 टन पानी भर गया अंदर, अगर अंदर 50 टन पानी भर गया तो जहाज डूब जाएगा। भाई साहब सुन लेना, कान खोल करके बोल रहे हैं। तो 50 टन पानी भरते ही जहाज डूब जाएगा। और कितना भर चुका? 10 टन। 1 घंटे में 10 टन भरता है, तो इसका मतलब कितना समय बचा हुआ आपके पास? देखो 50 टन भरने में कितने घंटे लग जाएंगे? 5 घंटे लग जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात? 1 घंटे में 10 टन पानी भरता है। 1 घंटे में 10 टन पानी भरता है, तो 50 टन पानी 5 घंटे में भर जाएगा। इसका मतलब उसके पास 5 घंटे बचे हुए। क्लियर है बात? तो इसका मतलब उसको बोलोगे भाई साहब 5 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए? 80 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में पहुंचना है? 5 घंटे में। इसका 16 किलोमीटर प्रति घंटे। 80 किलोमीटर की जो दूरी है वो 5 घंटे में तय करनी है। 80 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितनी देर में तय करनी है? 5 घंटे में तय करनी है। इसका मतलब 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे हो जाएगी बात। क्लियर? तो आ जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटे। आराम से प्यार से समझ लीजिए, तसल्ली से समझ लीजिए। हिसाब से देखो, ये कहना चाह रहे एक समुद्री जहाज किनारे से 80 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, 10 मिनट में 7 टन पानी भर जाता है, तो 60 मिनट में 42 टन पानी भर जाएगा। पेन चलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा, तो 42 टन पानी भर जाएगा, लेकिन 32 टन तो हर घंटे खाली हो जाता है। इसका मतलब 10 टन पानी फिर भी अंदर रह गया। ठीक है, ये कह रहा है 50 टन होते ही जहाज डूब जाएगा। तो 50 टन पानी कितने घंटे में होगा? 1 घंटे में 10 टन पानी इकट्ठा हो जाता है, तो 50 टन पानी 5 घंटे में इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब उनके पास 5 घंटे बचे हुए। तो 5 घंटे में पहुंचना है कितना? 80 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना चलना पड़ेगा उसको? 16 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी उसकी स्पीड कितनी हो जानी चाहिए? 16 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है बात? ये संख्या दरअसल मैंने इसमें इस क्वेश्चन में चेंज कर रखी है। वो चेंज इस वजह से कर रखी है कि संख्या इसमें थोड़ी सी टफ दे रखी थी शुरू में। क्लियर है बात? तो आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने संख्या बदल रखी थी। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं रियल संख्या पे लेके चलता हूँ आपको। जो संख्या इस सवाल में रियल में एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो उसमें क्या दे रखा था वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, रियल में संख्या ये थी, एक समुद्री जहाज किनारे से 40 किलोमीटर दूरी पर, और 6 मिनट में 1/7/8 टन पानी भर जाता है। 60 टन पानी जहाज को डुबोने के लिए पर्याप्त है, लेकिन 12 टन प्रति घंटे की दर से पानी बाहर फेंका जा सकता है। तो जहाज की औसत गति ज्ञात करो जिससे ही जहाज डूबने आरंभ करे, किनारे पर पहुंच जाए। सवाल वही है, संख्या बदली हुई है। ठीक है, तो अब इन्हीं संख्याओं के जरिए हम कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से सुनिए। देखिए 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और 6 मिनट में कितना पानी भरता है? 6 मिनट में पानी भरता है 1/7/8, मतलब 8 एकम 8 और 7 15, यह आ जाएगा 15/8 टन पानी भर जाता है। 15/8 टन पानी भर जाता है कितनी देर में? 6 मिनट में। तो 6 मिनट में 15/8 टन भरेगा, तो 10 गुना करेंगे 60 मिनट हो जाएगी। तो इसको भी 10 गुना करेंगे। देखो 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। इसका मतलब 75/4 टन हो जाएगा। कितना पानी हो जाएगा? 75/4 टन। समझ गए बात को? अच्छा, अब 75/4 टन पानी अंदर भर जाता है। 75/4 टन पानी अंदर भर जाता है कितनी देर में? 1 घंटे में। ठीक है, लेकिन बाहर फेंकने वाला भी तो है, 12 टन बाहर फेंक देता है। तो 1 घंटे का रियल भराव क्या होगा? 1 घंटे का रियल भराव
75/4 टन तो भर गया, लेकिन उसमें 12 टन खाली कर देंगे, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। 75 में से 48 जाएगा, 27/4 टन, यानी 27/4 टन पानी 1 घंटे में भर जाता है। 1 घंटे में कितना पानी भर जाता है? 27/4 टन। देखो ये फ्रैक्शन में, इसीलिए मैंने बिना फ्रैक्शन के पिछले सवाल को बताया, ठीक है। तो सवाल इजी है, बस थोड़ा फ्रैक्शन आ गया, इसलिए आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टफ लगने लग जाता है। तो 27/4 टन पानी भर जाता है 1 घंटे में, ठीक है। अच्छा, और कितना भरते ही जहाज डूब जाएगा? 60 टन भरते ही जहाज डूब जाएगा। तो समय कितना बचा हुआ है? देखो 60 टन पानी कितनी देर में भर जाएगा? 1 घंटे में भरता है 27/4 टन। 1 घंटे में कितना भर जाता है? 27/4 टन। ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 60 × 4/27 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 20 आ जाएगा, तो आ जाएगा 20/80। यह आएगा 80/9 घंटे, यानी उसके पास 80/9 घंटे का टाइम बचा हुआ है। क्लियर है बात? कितना टाइम बचा हुआ है? 80/9 घंटे का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, समझिए बात को, ध्यान देना। स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी? स्पीड पूछना चाह रहा है, तो 40 किलोमीटर की दूरी को कितनी देर में तय करता है? 80/9 घंटे में। 40 किलोमीटर की दूरी को 80/9 घंटे में तय करता है। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करें? 80/9 का भाग दे देंगे, 9 कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा 40 × 9/80। 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 9 में 2 का भाग दिया 4.5, यह आ जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। हो जाएगी बात क्लियर? यह आ जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये जो नाव है वो चलानी पड़ेगी, अगर वो टाइम पर पहुंचना चाहता है तो, ठीक है। अब हो सकता है इस सवाल में थोड़ी सी आपको दिक्कत आई हो, तो एक बार पिछला सवाल वापस से देख लो और बाद में इसको देख लो, पूरी बात ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, चलो अगला सवाल देखिए। विवाह के समय एक दंपति की औसत आयु 25 वर्ष थी। 7 वर्ष बाद बच्चे सहित औसत आयु हो जाएगी 23। सवाल खूब आ चुके हैं ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शादी के समय औसत थी 25 साल, विवाह के समय उनकी औसत कितनी थी? 25, ठीक है। अच्छा, अब कितने साल बाद की बात है? 7 साल की बात है। तो 7 साल बाद उनका औसत कितना हो जाएगा? 7 बढ़ जाएगा, मतलब 32 साल हो जाएगा, ठीक है। अब औसत है वो कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। अच्छा, लेकिन बच्चे सहित औसत हो गया 23। बच्चे सहित औसत कितना हो गया? 23। ये तो पति पत्नी का है, और बच्चे को अगर शामिल करें तो औसत कितना है? 23 है। अब दो रास्ते हैं, यहां से दो रास्ते ये हैं। एक तो ऐसे कर लो भाई, 32 पति पत्नी की औसत आयु 32 वर्ष है, इसका दोनों को मिलाकर के 64 साल हो गई। दोनों की मिलाकर के 64 साल हो गई। और बच्चे सहित औसत आयु 23 साल है, इसका बच्चे सहित औसत यानी हर मेंबर 23 साल का, तो 3 मेंबर 69 साल का हो जाएगा। तो बच्चे को शामिल करते तो 69, बच्चे को शामिल नहीं करते तो 64, इसका बच्चा कितने साल का गया? 5 साल का गया। क्लियर है बात? और वैसे देखें तो देखो, औसत 32 था और अब हो गया 23, कितने की कमी आई? 9 वर्ष की कमी आई है। ध्यान से सुनना, औसत में कितने की कमी आई है? 9 वर्ष की। तो औसत कमी आ गई 9 वर्ष की। एक आदमी पर 9 वर्ष की कमी आई है, तो 3 आदमियों पर कितनी कमी आ जाएगी? 27 वर्ष की हो जाएगी क्या? एक आदमी पर 9 साल की कमी, तो 3 आदमियों पर 27 वर्ष की कमी। क्लियर है बात? अच्छा, तो 27 साल की कमी हो गई, ठीक है। तो औसत से 27 साल कम है बच्चा, इसका 32 में से 27 जाएगा, कितना जाएगा? 5, यानी बच्चा 5 साल का। बच्चे की जो एज है, आयु है, वो कितनी है? 5 साल। कर लेंगे कैलकुलेशन, समझ गए बात? अच्छा, बाकी ऐसे भी कर सकते हो, पति पत्नी की औसत आयु 32 साल है, टोटल हो जाएगी 64। पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 23 साल है, तो टोटल हो जाएगी 33 69, 69 में 64 जाएगा 5 वर्ष, ठीक है। तो बच्चा कितने साल का जाएगा? 5 साल, ठीक है। तो देखिए, बढ़ते आगे, ध्यान दीजिए, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है एक्स वाई और जेड तीनों का औसत ए है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीनों का टोटल दे रखा है 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तीनों का औसत पूछा है, इसका हम तीनों को जोड़कर 3 का भाग दे देंगे, ठीक है। अच्छा,
तो देखो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का टोटल पता होना चाहिए। उसके पहले इनका टोटल देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का जो औसत है वो ए बताया है। औसत ए है तो टोटल हो जाएगा 3। औसत ए है तो टोटल कितना हो जाएगा 3। अब आपको स्क्वायर में चाहिए। स्क्वायर में अगर आपको चाहिए तो आप एक काम करिए, दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। इस साइड भी स्क्वायर कर दो और इस साइड भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको पता है इस बात का कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दो दो को गुणा करके डबल करेंगे तो 2xy 2yz और 2zx इक्वल टू आ जाएगा 9a²। इतनी बात क्लियर है? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा, चलो जी और आगे देखिए, ध्यान से सुनो। अब आपको पता है एक्स वाई और वाई जेड जेड एक्स तीनों का टोटल 0 है। तीनों का टोटल 0 है मतलब ये संख्याएं खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का टोटल हो गया 9a²। अब ये पूछना चाह रहा है इनका औसत ज्ञात करो, तो औसत कैसे आएगा? तीनों को जोड़ेंगे, 3 का भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों को जोड़ देंगे और 3 का भाग देंगे, आ जाएगा औसत। और इन तीनों का टोटल कितना है भाई? इन तीनों का टोटल है 9a², तो ये आ जाएगा 9a² बटे में 3। 9a² में 3 का भाग देंगे, आ जाएगा 3a²। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेट। अच्छा, चलो जी और आगे बढ़ते हैं, देखिए तसल्ली से अगला सवाल। एम छात्रों की कक्षा में प्राप्तांक 70 है, औसत प्राप्तांक है 70। एन कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक है 91 और दोनों कक्षाओं को मिलाकर के जो औसत प्राप्तांक है वो 80 है। ठीक है, तो एम कक्षा के और एन कक्षा के, एम वाला का औसत है 70 और एन वाले का औसत है 91 और सबका मिलाकर के औसत है 80। ठीक है, अब क्या बोला? क्रॉस में घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है, तो क्रॉस में घटाएंगे, 80 में से 70 जाएगा 10, 91 में 80 जाएगा 11, तो ये अनुपात क्या जाएगा भाई साहब? 11:10। एम और एन का जो अनुपात है कितना जाएगा? 11:10। आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और क्या कैलकुलेशन होगी। 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग एस है, ध्यान रखना, 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना बताया? एस। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस प्रकार रिलेटेड है? तो देखो एक बात सुनना ध्यान से, सबसे बड़ा पूर्णांक है एस, वो है उससे किस प्रकार से रिलेटेड है? एस से। ठीक है, योग एस है, योग है एस, पांचों क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना बताया? एस है, और ये जो एस है वो सबसे बड़े पूर्णांक है, वो एस से किस प्रकार रिलेटेड है? ठीक है, सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वो एस से किस प्रकार रिलेटेड है? तो सबसे पहली बात तो है कि अगर योग एस है तो औसत कितना हो जाएगा भाई साहब? औसत हो जाएगा एस बटे 5, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और अगर पूर्णांक क्रमिक है, इसका मतलब ये जो औसत आएगा वो बीचों बीच आएगा। क्लियर है बात? अब औसत बीचों बीच आएगा, आपके पास 5 संख्याएं हैं, उनमें एक संख्या औसत आ गई, बचेंगी 4। 4 में से 2 संख्या इधर आएंगी और 2 संख्या इधर, तो सबसे बड़ी चाहिए तो 2 जोड़ देंगे और सबसे छोटी चाहिए तो 2 घटा देंगे। तो आपको पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या वो भी एस के फॉर्म में, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी एस बटे 5, इसमें 2 जोड़ दिए तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, तो ये आएगा एस प्लस 10 बटे 2, ये आ जाएगा आपका औसत। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो जी और आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिए। एक्स संख्याओं का औसत वाई है, वाई संख्याओं का औसत एक्स है, एक्स संख्याओं का औसत वाई है और वाई संख्याओं का औसत एक्स है। तो कहना चाह रहा है सभी संख्याओं का कुल औसत कितना हो जाएगा? तो देखो एक्स संख्याओं का औसत वाई है तो टोटल हो जाएगा एक्स वाई, वाई संख्याओं का औसत एक्स है, टोटल हो जाएगा एक्स वाई या वाई एक्स, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो x संख्या इसमें है और y संख्या इसमें है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, मतलब x प्लस वाई, एक्स वाई कितना हो जाएगा? 2xy।
बटे x प्लस वाई। हो गई बात क्लियर? ये आ जाएगा औसत। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं, ध्यान देना। ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम पूर्णांक है, 5 क्रमिक विषम पूर्णांक है, इनका औसत क्या होगा? देखो क्रमिक भी बताया और विषम भी बताया, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ए बी सी डी और ई ये क्रमिक हैं और विषम पूर्णांक। आपको पता है विषम संख्याएं हैं, लगातार आ रही हैं, तो इसका मतलब है औसत होता है बीचों बीच। इसका मतलब सी आ जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? सी। अब आप कहोगे भाई साहब सी तो ऑप्शन में नहीं दे रखा। ऐसा कई बार होगा, आप जो आंसर सोचोगे ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा प्यार जताने की जरूरत है। देखो जी सिंपल सी बात, एक बात बताता हूं वो ध्यान से सुनना। सी में कोई गलती नहीं, एग्जैक्टली सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा इसने। तो देखो अब बात है ऑप्शन में क्यों नहीं दे रखा इसने। ऑप्शन में नहीं देने का कारण यह है कि ऑप्शन बहुत प्रकार से दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है? आपने बोला कि भाई साहब हमारी संख्या ए है विषम संख्या, और ये लगातार विषम संख्या चल रही है, आपको पता है पहली विषम संख्या पता है, तो आगे की विषम संख्या दो दो जोड़ते हुए आ जाएगी। क्लियर है बात? तो इसका मतलब अगर मान लीजिए ये बी है, अगर बी के रूप में आंसर चाहिए तो अगली विषम संख्या आएगी बी के अगली विषम संख्या बी प्लस दो भी तो बोल सकते हो आप, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? इसी प्रकार सी को तो बोल ही दिया आपने। अगर डी की बात करें तो ये डी है, तो इधर वाली संख्या डी माइनस दो होगी। क्लियर है बात? अच्छा अगर मान लीजिए बात करें ई की, तो ये ई है, ये हो जाएगा ई माइनस दो, और ये आ जाएगा ई माइनस चार, ये भी हो जाएगा। अगर आप कहोगे जी मतलब ए के रूप में चाहिए, तो ये ए है, उसके बाद आएगा ए प्लस दो, उसके बाद आएगा ए प्लस चार, ये लो। तो देखो ए के रूप में है तब तो ये आंसर है, बी के रूप में ये है, सी के रूप में ये है, डी के रूप में ये है, और ई के रूप में ये लो। आपको पांचों के फॉर्म में आंसर बता दिया है। ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, 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 ये भी मिल सकता है। अब आप देख लो इनमें से सही आपको कौन सा लग रहा है, वही सही है। ठीक है, अच्छा आपके ऑप्शन में फिलहाल ए प्लस चार है तो ए प्लस चार, अगर सी दिया होता तो सी भी सही होता, बी प्लस दो दिया होता तो ये भी सही होता, डी माइनस दो दिया होता तो डी माइनस दो भी सही होता। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए। 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। प्यार से सुनना, ध्यान से सुनना। 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, उनमें से 4 लड़कों को की 16 वर्ष 3 महीने, 5वें लड़के की औसत आयु क्या? देखो एक लड़का चला गया इनमें से, अब की बार 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष थी, और उस लड़के के जाने की वजह से जो बचे हुए हैं उनकी हो गई 16 साल 3 महीने। एक लड़का चला गया और उसके जाने के बाद पीछे कितनी बच गई? 16 साल 3 महीने। ठीक है, इसका मतलब है उस वो पीछे ज्यादा उम्र बच गई, इसका मतलब बाहर गई वो कम उम्र गई है भाई, उस लड़के के जाने की वजह से उम्र कम बची है। क्लियर है बात? या ज्यादा बची है? ज्यादा बची है, 16 साल 3 महीने बच गए, पहले से ज्यादा हो गई उम्र, इसका मतलब कम उम्र का गया है। और अगर पहले से कम हो जाती इसका मतलब ज्यादा उम्र का गया है, तो पहले से ज्यादा हो गई इसका मतलब उसकी जो गया था उसकी उम्र कम है। ठीक है, कितने बढ़ गए? 3 साल 3 महीने, तो औसत वृद्धि 3 महीने, तो एक आदमी पर 3 महीने की वृद्धि हो गई, तो कुल वृद्धि कितनी? लड़के 4 ही बचे हैं, एक आदमी पर 3 महीने की वृद्धि, तो 4 आदमियों पर 12 महीने की वृद्धि, 12 महीने का मतलब 1 साल। ठीक है, इसका मतलब ये पीछे 1 साल ज्यादा बच गए। अब 1 साल ज्यादा बच गए, इसका मतलब जो लड़का था वो 1 साल छोटा था। क्लियर है बात? इसका औसत 16 वर्ष है क्या? इसका जो लड़का गया है, जाने वाले लड़के की आयु 1 साल कम थी, तो जाने वाले की आयु थी 16 में 1 साल कम, यानी कितने साल आ जाएगी? 15 साल आ जाएगी। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बड़े प्यार से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब की बार पहले जो सवाल आ रहे थे आपके पास वो शामिल करने वाले आ रहे थे, अब की बार चला गया। तो अगर कोई लड़का छोड़ करके चला गया और उसके जाने की वजह से जो पीछे वाली साइड अगर उम्र कम बचती है, इसका मतलब तो उसकी ज्यादा है, और पीछे उम्र ज्यादा बच जाती है इसका मतलब उसकी उम्र कम है। ठीक है, तो ये ज्यादा बच गई, इसका मतलब उसकी कम थी, और यहाँ कम बचती इसका मतलब ज्यादा थी। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अगर ऐसे अटपटा लग रहा है, आपको कंफ्यूजन है, समझ नहीं है, तो आप ऐसे कर लो,
5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 5 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 5 लड़कों की कुल आयु, देखो औसत 16 साल है, औसत में हर लड़के की औसत 16 साल है, तो पांचों की मिलाकर के 80 साल हो जाएगी। पांचों बच्चों की और कुल आयु कितनी हो जाएगी? 80 वर्ष। ठीक है, अच्छा फिर देखिए और समझिए बात। अब ये कह रहा है एक लड़का चला गया, 4 लड़के बचे, तो 4 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 4 लड़कों की कुल आयु, एकदम शुद्ध देसी तरीका बता रहा हूं। देखो 16 वर्ष और 3 महीने, ये प्रत्येक बच्चे की है, तो चारों की कितनी हो जाएगी? 4 से गुणा कर देंगे, 16 चौक 64 वर्ष और 3 चौक 12 महीने, 64 वर्ष और 12 महीने, मतलब 12 महीने का मतलब 1 वर्ष, 1 वर्ष और 64 वर्ष कितना हो जाएगा? 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हैं जी? जो चौथा लड़का, तो ये 5 लड़कों की आयु है, ये 4 लड़कों की आयु, तो जो जानने वाले लड़के की आयु कितनी बचाएगी? 80 वर्ष में से आप 65 घटा दो, 80 में से 65 जाएगा, कितना बचाएगा? 15 वर्ष बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इजी वर्ष आपको यही लग रहा होगा यार इसमें कोई ज्यादा माथा बचे नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो ये वर्बली कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा जोर आएगा इसको समझने में, लेकिन आप ऐसे जरूर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और बाकी अब नहीं जुगाड़ बैठ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और क्या बोल रहा है, देखो 4 लड़कों और 3 लड़कियों का औसत खर्च 120 रुपए। 4 लड़कों और 3 लड़कियों का औसत खर्च 120 रुपए। यदि लड़कों ने औसतन 150 रुपए खर्च किए तो लड़कियों ने कितना औसत खर्च किया? देखो जी ध्यान से देखना, बात को सुनना बड़े प्यार से। 120 का औसत चल रहा है और लड़के भाई साहब 150 खर्च कर रहे हैं, लड़के 150 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो लड़कों का औसत अधिकता कितनी है? लड़कों की औसत अधिकता 30 रुपए ज्यादा, तो कुल अधिक कितने लगे? कुल कितने ज्यादा लगे? एक लड़का 30 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है, लड़के कितने हैं? 4। एक लड़का 30 रुपए ज्यादा कर रहा है, तो 4 लड़के 120 रुपए ज्यादा खर्च कर देंगे। अब ये जो 120 रुपए ज्यादा खर्च करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर 120 रुपए ज्यादा खर्च करेंगे, लेकिन लेवल तो यही आना चाहिए, इसका मतलब लड़कियां 120 रुपए कम खर्च करेंगी, तो 3 लड़कियां हैं, तीनों मिलकर के 90 रुपए 120 रुपए कम खर्च करेंगी, तीनों लड़कियां मिलकर के 120 रुपए कम खर्च करेंगी। इसका मतलब लड़कियों का के खर्च में औसत कमी कितनी आ गई? लड़कियों के खर्च में औसत कमी, देखिए ध्यान से सुनना, 120 रुपए कम खर्च कर रहे हैं, तो 3 जगह बांट देंगे तो 40-40 रुपए आ जाएंगे, यानी लड़कियों ने औसतन 40 रुपए कम खर्च किए। लड़कियों ने औसतन कितने रुपए खर्च कम किए? 40। ठीक है, इसका लड़कियों का औसत खर्चा कितना जाएगा? 120 है, 120 में से 40 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 80। यह आ जाएगा आपका आंसर। हालांकि इससे इजी तरीका था हमारे पास, इससे इजी तरीका था, क्योंकि ये संख्या बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए ऐसे करना थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। क्लियर है बात? लेकिन ये आपको समझाना, क्योंकि थोड़ा सा जो मैं जिस तरीके का डेवलपमेंट आपके साथ करवाना चाह रहा हूं उसके लिए ये तरीका बेटर है। बाकी आप मैं समझा दूं, देखो 4 लड़कों, डायरेक्ट समझिए आप इस बात को, 4 लड़कों और 3 लड़कियों का कुल खर्च कितना हो जाएगा? आराम से देखो, 120 रुपए औसत खर्च है, यानी एक मेंबर 120 रुपए खर्च करता है, टोटल मेंबर हो गए 7, तो 120 संतु 840 रुपए खर्च कर दिए भाई साहब। कितने खर्च कर दिए? 840। और उनमें से लड़के कितना खर्च करते हैं? एक लड़का 150 रुपए खर्च करता है, तो 4 लड़के कितने रुपए खर्च करेंगे? 600 रुपए खर्च करेंगे। एक लड़का 150 रुपए खर्च करता है, 4 लड़के 600 रुपए खर्च कर देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे, तो 4 लड़कों में 4 लड़के घट गए, 3 लड़कियों का खर्चा, तो 3 लड़कियों का खर्चा कितना आ जाएगा? 840 में 600 जाएगा, 240 आ जाएगा। अब 3 लड़कियां मिलकर के 240 रुपए खर्च करती है, तो एक लड़की कितना खर्च करेगी बताओ? 240 में 3 का भाग दे दिया, कितना आ जाएगा? 80। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट सोचना सिखा रहा हूं इससे,
क्लियर है बात? जितना औसत ज्यादा होगा उतना ही औसत कम होता है। लड़के ज्यादा लगे इसमें लड़कियां कम ले जाएगी, लेकिन औसत को बराबर लेकर के आएंगी। पहले ही दिन की क्लास में आपको बताया था जितना औसत से ज्यादा टोटल होता है उतना ही औसत से कम होता है। ठीक है, चलो खैर, ऐसे अगर लगता है तो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, तो मेरे दोनों रास्ते आपको बता दिए। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में ए और बी दो गुट है जिनमें क्रमशः 42 और 28 छात्र है। पहले गुट में 42 है और दूसरे में 28 छात्र। ए गुट का जो औसत है 25 है और बी गुट का औसत है 40। तो ये कहना चाह रहा है कि सभी छात्रों का औसत क्या जाएगा, सभी छात्रों का औसत क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो जी ध्यान दीजिए, पहला तरीका तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखो ध्यान दीजिए, 42 स्टूडेंट हैं पहले ए सेक्शन में और 42 स्टूडेंट्स में प्रत्येक का वजन 25 किलोग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा, 42 को 25 से गुणा करेंगे, 42 को गुणा करेंगे 25 से। फिर बी सेक्शन है उसमें 28 स्टूडेंट है, प्रत्येक स्टूडेंट कितने रुपए खर्च करता है, सॉरी प्रत्येक स्टूडेंट का औसत वजन 40 किलोग्राम है, 40 से गुणा कर दिया। हो गई बात क्लियर? अच्छा, तो आ जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या होगी 42 और 28 70 हो गए। ठीक है, अब कैलकुलेशन करो, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 चौक 100 और 5 105, फिर 28 चौक 112, 1120 बटे 70 हो जाएगा। 1050 और 1120 कितना हो जाएगा, 112 और 105 217 और ये जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 की 7 एकम 7, औसत आ जाएगा 31। औसत कितना आ जाएगा, 31। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा प्यार से एक बात बताना चाह रहा हूं। देखो ए सेक्शन में, बी सेक्शन में और दोनों सेक्शनों में, ए सेक्शन में 42 स्टूडेंट है, बी सेक्शन में 28 स्टूडेंट है और दोनों में 70 है। ठीक है, कोई खास संख्या से कट रहे क्या, कट रहे तो काट दो, 7 छिके 42, 7 चौक 28, 7 दाई 70। और अगर थोड़ा सा और प्यार से देखो तो 2 से भी कट रहे हैं, तो 2 से कट रहे हैं तो 3 आ जाएगा, 2 से कट रहे हैं 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 7 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है मतलब 14 से कट जाएगा, 7 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है तो 14 से कट जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, तो देखो ये तो स्टूडेंट्स की संख्या है और ये बताया है कि पहले सेक्शन में स्टूडेंट्स का औसत वजन 25 किलोग्राम है। ये समझ लो पहले सेक्शन में 3 स्टूडेंट है, दूसरे सेक्शन में 2 स्टूडेंट है और दोनों सेक्शन में कितने हैं, 5 है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन मामूली से इजी हो जाएगी। तो ए सेक्शन में 25 का औसत आ रहा है, बी सेक्शन में 40 का औसत आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो देखो जी ध्यान देना, 25 के औसत से 3 बच्चों का 75 किलोग्राम वजन हो गया, 40 के औसत से दो स्टूडेंट्स का 80 किलोग्राम वजन हो गया, तो 80 और 75 155 किलो वजन हो गया। और 155 किलो वजन कितने स्टूडेंट्स का हुआ, 5 स्टूडेंट हो गए, तो 5 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 31। तो ये अलग से काट काट कर दिखाने की जरूरत नहीं, यहीं से काट लेंगे। ठीक है, हाँ चलो जी आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए अगला सवाल। एक स्कूल में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन के औसत प्राप्तांक 60 है, उसमें 40 स्टूडेंट है, दोनों सेक्शनों के कुल स्टूडेंट 100 हैं और औसत है 72। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि दूसरे सेक्शन का औसत अंक बताओ, दूसरे सेक्शन के औसत मार्क्स कितने हैं। तो एकदम इजी सी स्ट्रक्चर है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर में कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना एक बार, वो एक बार तो शुद्ध और देसी तरीका बता देता हूं। देखो जी एक सेक्शन है उसमें 60 औसत आ रहा है, कितना आ रहा है 60, 60 का औसत आ रहा है, स्टूडेंट कितने हैं 40, यानी हर स्टूडेंट के 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो 40 स्टूडेंट्स के कितने आएंगे, 6 चौक 24, 2400 मार्क्स आ गए। कितने आ जाएंगे, 2400। फिर दोनों सेक्शंस जो हैं उनके स्टूडेंट्स की टोटल संख्या 100 है, टोटल संख्या 100 है और सबके औसत प्राप्तांक है 72, तो ये जाएगा 7200 आ जाएगा।
कितना हो जाएगा 4200। ठीक है। अच्छा, तो कहना चाह रहा है बी सेक्शन के जो है उसका बताओ। तो बी सेक्शन में सारे मिलाकर के 4200 मार्क्स आए, उनमें से 2400 मार्क्स किसके आए हैं, ए सेक्शन के। इसका कितने बच गए 4800। तो 4800 मार्क्स आ गए बी के। तो बी का औसत कितना आएगा भाई, वो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखो जी टोटल प्राप्तांक तो 4800 है, टोटल प्राप्तांक कितने हैं 4800, और स्टूडेंट्स कितने हैं 100 में से पहले सेक्शन में तो 40 थे, इसका दूसरे में कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। ये लो 60 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 6 8 48, 80 का औसत आया। कितने का औसत आ गया भाई 80 का। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिए मेरी बात, आप ये देखो कि पहला सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, और ये टोटल। पहले सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं 40, सब में मिलाकर 100। इसका दूसरा सेक्शन में स्टूडेंट्स हो गए 60। पहली बात तो ये ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो राशियों का योग, राशियों की संख्या की बात है। अब क्या कहना चाह रहे हैं, दोनों सेक्शनों, पहले सेक्शन का जो औसत प्राप्तांक है, पहले सेक्शन के औसत प्राप्तांक है कितने 60 है, दूसरे के मालूम नहीं, लेकिन तीसरे के कितने हैं, सबका जो मिलाकर के औसत कितना आ रहा है 72 आ रहा है। ठीक है, देखो काट करके भी कर सकते हो, बिना काटे भी कर सकते हो। काटना क्या भी अभी बताया इसलिए मैं काट देता हूं। 20 से कट रहा है, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 पंजे 100। ये समझ लो कि पहले सेक्शन में 2 स्टूडेंट्स है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 5 है, तो ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात समझाओ प्यार से कि पहले का औसत तो 60 आ रहा है, पहले का औसत कितना आ रहा है 60, लेकिन सारा मिलाकर के औसत कितना आ रहा है 72 आ रहा है, सबका मिलाकर के 72 आ रहा है। ठीक है, तो इसका सबका यानी 72 कम है या ज्यादा है, मिलाकर के औसत आ रहा है 72। इसका मतलब इसने भाई साहब ने बड़ी गड़बड़ करी है। क्या किया है इसने, गड़बड़ ये करी है कि 12 नंबर कम लेकर के आया, इसका हर स्टूडेंट 12 नंबर कम लेकर के आया, इसका हर स्टूडेंट 12 नंबर कम लेकर के आया। समझ गए बात को, स्टूडेंट कितने हैं 2, तो 12 दूनी 24, ये स्टूडेंट दोनों मिलाकर के 24 नंबर कम लेकर के आए। अब ये 24 नंबर कम लेकर के आए, इसका मतलब ये आपको पता है औसत तो लेवल में रखता है, अगर ये 24 नंबर कम लेकर के आए तो पक्की बात है ये 24 ज्यादा लेकर के आए, ये 24 ज्यादा लेकर के आए। इसका इसके स्टूडेंट औसत से 24 नंबर ज्यादा लेकर के आए। समझ गए बात को। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं 3 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है 3, तो तीनों मिलकर के 24 नंबर ज्यादा ले गए, इसका हर स्टूडेंट 8 नंबर ज्यादा लेकर गए, तीनों मिलाकर के 24 नंबर ज्यादा लेकर के आए। इसका मतलब प्रत्येक स्टूडेंट कितने मार्क्स ज्यादा लेकर गए 8 मार्क्स ज्यादा लेकर गए। इसका मतलब औसत 72 का है, तो 72 और 8 ज्यादा लेकर के आया है, मतलब इसका जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ये जो संख्या है इसको कट सकती है तो काट लो, थोड़ी छोटी हो जाए। तो 20 से कट रही थी, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, यानी पहले सेक्शन में 2 स्टूडेंट, दूसरे सेक्शन में 3, और सब में मिलाकर के 5 है। ठीक है। अच्छा फिर क्या बोला है, पहले सेक्शन में 60 है, जबकि ओवरऑल औसत 72 का है। इसका मतलब 72 औसत ये कहता है कि हर सेक्शन के 72 है, इसका भी 72 है, इसका भी 72 है, जबकि इसका 72 नहीं है, 12 कम है। प्रत्येक पर 12 कम है तो 2 पर 24 कम हो गया, तो इसके पास 24 का मतलब गारंटी है इसके पास 24 ज्यादा होगा। तो 24 ज्यादा होगा सबके पास मिलाकर के, सब कितने हैं 3 है, 3 लोगों के पास मिलाकर के 24 ज्यादा, इसका प्रत्येक के पास 8 ज्यादा है। इसका मतलब इसका जो स्टूडेंट आएगा, प्रत्येक स्टूडेंट का प्राप्तांक ओवरऑल औसत से 8 ज्यादा होगा, तो ओवरऑल औसत 72 है, 72 से 8 ज्यादा आएगा, मतलब 80 का आएगा। ठीक है, अब कोई आप में से ये कह सकता था कि भाई साहब ये नहीं काटते तो भी वही आंसर आता, बस जो 2 और 3 के साथ बोल रहे थे वो 40 और 60 के साथ बोलना पड़ेगा। 40 60 और 100, इसका औसत 60 का, इसका औसत 72 का। ठीक है, इसका औसत फाइंड आउट करना है, तो 72 का औसत होना चाहिए, जबकि इसका 60 है। इसका एक स्टूडेंट 12 नंबर कम लेकर गया है, एक स्टूडेंट 12 नंबर कम लेकर गए, तो 40 स्टूडेंट 480 नंबर कम लेकर गए। 40 स्टूडेंट कितने नंबर कम लेकर गए
480 कम लेकर के आए। इसका ये 480 कम लेकर के आए, इसका ये 480 ज्यादा लेकर के आएगा, 480 ज्यादा लेकर के आएगा। तो 480 मार्क्स ज्यादा है। कितने स्टूडेंट्स मिलकर के लिए? 60 स्टूडेंट। प्रत्येक के कितने मार्क्स ज्यादा आएंगे? 8 मार्क्स ज्यादा आएंगे। इसलिए 72 और 8 कितना हो जाएगा? 80। तो बी सेक्शन का औसत 80 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 60। ये कैलकुलेशन हम कर लेंगे। बताओ कोई दिक्कत है तो किसी प्रकार की? हो जाएगी कैलकुलेशन। अच्छा, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक, अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। कुछ तरीके और भी पढ़ेंगे आगे चलने के बाद। 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है, तदनुसार पहले 10 प्रेक्षणों का औसत 17 है, अंतिम 10 प्रेक्षणों का औसत 34 है। 10वां प्रेक्षण बताओ। वही बात है जो पहले चर्चा कर रहे थे हम, कि इसके घर वालों ने 24 रुपए की बात करी, भाई हर महीने 24 रुपए भेजेंगे, ठीक है। लेकिन शुरू में क्या किया? 17 रुपए भेजे, मतलब 7 रुपए कम भेज रहे हैं। कितने रुपए कम भेज रहे हैं? 7 रुपए। कितने महीने तक? 10 महीने तक। मतलब ओवरऑल 70 रुपए कम भेजे, ओवरऑल 70 रुपए कम भेजे, ठीक है। अच्छा, फिर इसका औसत आ रहा है 34 का, मतलब 10 रुपए बढ़ा दिया उन्होंने, घर वालों ने खर्चा। तो हर महीने 10 रुपए बढ़ा दिया, तो 10 महीने तक 100 रुपए बढ़ा दिए ओवरऑल। ओवरऑल यहाँ 100 रुपए बढ़ा दिया, 70 कम, मतलब ओवरऑल 30 रुपए प्लस में है लड़का, 30 रुपए प्लस में है, ठीक है। अच्छा, अगले महीने का आ चुका या आएगा? तो देखो जी, 10 तो ये हो गया और 10 ये हो गया, इसका मतलब 20 हो गए। 20 महीने का खर्चा आ गया, जबकि होना चाहिए 19 का। इसका अगले महीने का खर्चा बेच चुके घर वाले। क्लियर है बात? इसका अगले महीने का खर्चा बेच चुके। इसका मतलब है कि भाई 24 का औसत है तो वो तो है ही है, और उसके पास 30 रुपए एक्स्ट्रा पड़े, मतलब उसके पास कितने आ गए? 54। ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है। बाई प्रोसेस करो चाहे ऐसे करो, जैसे आपको बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो, वो कोई सवाल वापस आ गया। 11 संख्याओं का औसत 35 का है। घर वालों ने 35 रुपए की बात करी। शुरू की 6 संख्याओं में 32 है, मतलब 3 कम हो रहा है। एक संख्या पर 3 कम हो रहा है तो 6 संख्या पर 18 कम हो जाएगा। आखिरी की 6 संख्या पर 37 है तो 2 बढ़ा दिया। एक संख्या पर 2 बढ़ा दिया तो 6 संख्या पर 12 बढ़ा दिया। ओवरऑल 6 रुपए माइनस में, ओवरऑल 6 रुपए माइनस में। और अगले महीने का खर्चा आ चुका 6 से 12, ठीक है। तो अगले महीने का खर्चा आ चुका, इसका मतलब ये है कि 6 रुपए निकलवा लिए एटीएम से, ठीक है। तो 35 होना चाहिए, लेकिन 35 में 6 निकलवा लिए, इसका मतलब कितना आ गया? 29 आ गया। हो गई बात क्लियर? अच्छा चलो जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 11 संख्याओं का औसत 10.8। आपकी बार थोड़ी सी भिन्न दशमलव भिन्न दे दी है। पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है। देखो 10.8 होना चाहिए, ये दे रखा है 10.4। तो कितने की कमी? 0.4, 40 पैसे कम भेज रहे हैं। कितने महीने तक? 6 महीने तक। तो इसका मतलब 2 रुपए 40 पैसे हो गए। फिर आखिरी में 11.5 भेजना शुरू कर दिया, मतलब कितना ज्यादा? 0.7। ये तो 0.4 कम था और ये 0.7 ज्यादा भेज दिया 6 महीने, तो 7 से कम 42। आपकी बार प्लस में आ गया। 42 में 24 जाएगा 8, 18 सॉरी, 42 में 24 जाएगा 18, प्लस का 1.8। अगले महीने का खर्चा आ चुका है और इसके पास बैलेंस बचा हुआ भी है, 6 और 6 12। इसका मतलब बैलेंस पहले का भी बचा हुआ है और अगले महीने का भी एडवांस भेज रखा है। इसका मतलब 10.8 तो एडवांस भेज रखा है, 1.8 अब बचे हुए इसके पास आ जाएगा 108 126। आंसर आ जाएगा 12.6। देखो कैलकुलेशन अब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये काम आपके पास डायरेक्ट हो जाना चाहिए। बहुत लंबी चर्चा करी थी हमने उस समय। चलो, 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है। आखिरी की 3 संख्याओं का औसत 35 है। छठी संख्या बताओ। देखो जी, 30 होना चाहिए। शुरू की 5 संख्या औसत 25 है, इसको कितने की कमी? 5 की कमी। एक संख्या पर 5 की कमी, तो 5 संख्याओं पर 25 की कमी हो गई। एक संख्या पर 5 की कमी, तो 5 संख्याओं पर 25 की कमी। अब इसने 35 रुपए भेजना शुरू कर दिया, मतलब 5 रुपए बढ़ा दिया। कितने महीने तक? 3 महीने तक। 5 थी 15 रुपए। लेकिन ओवरऑल अभी 20 रुपए माइनस में है, 20 रुपए माइनस में। और अगले महीने का खर्चा आ चुका है या आएगा?
5 और 3 8 ही भाई इसका खर्चा बाकी है, मंगवाना है। तो मंगवाना तो साफ और क्लियर बोल दो भाई, देखो 30 रुपए तो आप भेजते ही हो हर महीने, उसमें कोई बट नहीं है, और 20 रुपए वो राकेश को देने वो देंगे, तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50 रुपए हो गए। क्लियर है बात, ये आपका आंसर आ गया। देखो जो बातें आपको बता रखी थी अगर वो आपने अक्सर से फॉलो करी है तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो जी आगे देखते हैं। 9 विद्यार्थियों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। देखो 9 तो स्टूडेंट है और एक उनके टीचर है, उनकी औसत आयु है 16 वर्ष। ठीक है, पहले 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष तथा अंतिम 5 की औसत आयु 10 वर्ष है। तो शिक्षक की औसत आयु, शिक्षक की आयु क्या होगी? देखो जी ध्यान से मेरी बात सुनना, प्यार से सुनना। ये कहना चाह रहा है कि 9 तो स्टूडेंट हैं और एक उनके टीचर्स है। ठीक है, तो टोटल 10 लोग हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष। ठीक है, अच्छा तो पहले 4 स्टूडेंट है उनकी तो 19 है और आखिरी के 5 स्टूडेंट है उनकी औसत आयु 10 वर्ष है। और तो बताओ टीचर की औसत आयु कितनी होगी? देखो जी एक बात ध्यान रखना, आपको जो बात क्लियर बता रखी है उसको समझ लो कि औसत है, औसत से कितने रुपए ज्यादा, ओवरऑल 16 ही होना चाहिए औसत, ओवरऑल कितना होना चाहिए 16, ये कितना ज्यादा गया 3 ज्यादा गया, तो एक स्टूडेंट के 3 साल ज्यादा है तो 4 स्टूडेंट के 12 साल ज्यादा हो गए, तो ये लड़के 12 साल ज्यादा। ठीक है, अच्छा अब 12 साल ज्यादा है, फिर क्या हुआ, जो आखिरी के 5 स्टूडेंट है वो तो 10 साल ही औसत है, कितना कम है 16 होना चाहिए, 10 है इसका 6 साल कम है, एक स्टूडेंट पर 6 साल कम है तो 5 स्टूडेंट पर 30 साल कम होगी। क्लियर है बात? अच्छा तो ये 12 साल ज्यादा, ये 30 साल कम, ओवरऑल क्या हुआ बताओ जी? ओवरऑल 18 वर्ष माइनस में है, 18 वर्ष माइनस में है। क्लियर है बात? तो इसका मतलब इनका टीचर 18 साल ज्यादा है औसत से। क्लियर है, वही तो बात है भाई, इधर 18 कम हो गया इसका मतलब 18 ज्यादा हो गया। या ये समझ लो कि भाई टोटल 10 है, टोटल कितने हैं 10, 10 में से 4 ईयर 5 ईयर 9 का हिसाब है, 9 ईयर 1 ये 10, यानी ये अलग अलग करके दे दिया, बाकी ये मान लो 10 लोगों का औसत 16 है, ऐसे समझ लो आप। 10 में से 9 का, इसका अगले महीने का बाकी है खर्चा मंगवाना है, तो मंगवाओगे तो क्या बोलोगे कि भाई 16 तो आप बेचते ही हो और 18 रुपए राकेश वाले वो देने, मतलब 16 और 18 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। क्लियर है बात? और अगर ये बात, ये शब्द, इन शब्दों से अगर आपको किसी को नाराजगी है तो भैया टोटल कर लो। देखो जी सभी की कुल आयु कितनी हो जाएगी? सभी कितने हैं? 10 है, 9 तो स्टूडेंट्स और एक टीचर, टोटल 10 है, हर मेंबर 16 साल का है तो 10 मेंबर मिलाकर के 160 साल के, कितने साल के हो गए 160 साल। अब स्टूडेंट्स की कुल आयु कितनी हो जाएगी? स्टूडेंट्स की कुल आयु देखो 4 स्टूडेंट तो 19 के हिसाब से, तो 4 स्टूडेंट 19 साल के, मतलब 19 चौक 76 वर्ष आते, और 5 स्टूडेंट्स 10 साल के हैं तो 50 साल के हो, तो 76 और 50 कितना हो गया 126 वर्ष हो गया, कितना हो गया 126 वर्ष। ठीक है, अच्छा अब 126 वर्ष है, सभी स्टूडेंट्स की टोटल आयु 160 वर्ष है, उनमें से 126 वर्ष किसके हैं? स्टूडेंट की, इसका टीचर की कितनी आ जाएगी? 160 में से 126 घटा दो तो ये आ जाएगा भाई साहब 34 वर्ष। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बाकी मैं अभी भी यही कह रहा हूं, आप शब्दों में कैसे भी घुमा फिरा कर देगा अगला, लेकिन आपके पास ऐसे डायरेक्ट आनी चाहिए कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा चलो जी और बढ़ जाते हैं आगे, ध्यान दीजिए। 42 लड़कों की एक कक्षा में 10 वर्ष की आयु का एक लड़का चला जाता है नाराज होकर के, ठीक है, और उसके स्थान पर एक नए लड़के को प्रेस दे दिया जाता है। इस परिवर्तन के कारण लड़के की औसत आयु, लड़कों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। इसका मतलब नया स्टूडेंट आया है वो ज्यादा उम्र का है। ठीक है, देखो एक मेंबर 2 साल बढ़ गया, 2 महीने बढ़ गया, एक मेंबर 2 महीने बढ़ गया तो मेंबर कितने 42, तो 42 दूनी 84 महीने बढ़ गया, 84 महीने में कितने हो गई भाई
12 7 84, 7 वर्ष हो गए। इसका मतलब नया वाला जो बच्चा है वो औसत से 7 साल बड़ा है। ठीक है, जो गया है उससे 7 साल बड़ा है। तो कितने साल का चला गया था? 10 साल का बच्चा छोड़ करके चला गया, और जो नया है वो 7 साल बड़ा है, मतलब कितने साल का आ गया भाई साहब? 17 साल का है। नया जो बच्चा आया है वो कितने साल का आया है? 17 साल का। ठीक है, अब मैंने ज्यादा कोई समझाने में इंटरेस्ट लिया नहीं है, केवल सॉल्यूशन करवाया है। क्यों करवाया है समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि ऐसे सवाल खूब सारे कर लिए हैं हमने, इनमें कोई ज्यादा खास बताने की जरूरत है नहीं। चलो और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, 14 छात्राओं और एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। शिक्षिका को अगर हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी आ जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है? देखो ध्यान से सुनिए, 14 छात्राएं और एक शिक्षिका मतलब टोटल 15 हुए, तो आप 15 माने, शिक्षिका नाम से घबराने की जरूरत नहीं, वो पिछले सवाल वाली सी बात है। अगर शिक्षिका को हटा दिया गया है तो औसत में 1 साल की कमी आई है। इधर कमी है इसका मतलब उधर ज्यादा है भाई। लड़कियों की तरफ स्टूडेंट्स जो है वो कम उम्र की है, इसका मतलब टीचर ज्यादा उम्र की है। कितनी कमी आई? औसत 1 वर्ष की। तो कुल कमी कितनी आई? 1 पर 1 की कमी, तो लड़कियां 14 है, क्योंकि एक टीचर वो चली गई, तो इसका मतलब 14 साल की कमी। 14 साल की कमी, इसका मतलब जो टीचर थी वो 14 साल बड़ी थी। इसका मतलब टीचर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? औसत 15 साल था, और टीचर है वो 14 साल बड़ी है। टीचर 14 साल बड़ी है, इसका मतलब टीचर कितने साल की आ गई? 29 साल की आ जाएगी। टीचर आ जाएगी 29 साल की। ठीक है, और बाकी अगर ऐसे अटपटा लगता है तो वही तरीका, सबका टोटल कर लो। देखो 14 लड़कियां और एक टीचर, मतलब 15 स्टूडेंट, 15 लोग हैं, और हर मेंबर की आयु 15 है वो सब। तो 15 15 225 वर्ष। ठीक है, और गर्ल्स की आयु कितनी हो जाएगी? देखो लड़कियों की औसत आयु 1 कम हो गई, मतलब 14 साल हो गई है। पहले 15 साल थी, अब कितनी हो गई? 14 साल। और लड़कियां कितनी है? 14। तो 14 को 14 से वहां पे 196 साल की हो गई लड़कियां। लड़कियां कितने साल की हो गई? 196 साल की। और टीचर शामिल था तो 225। इसका टीचर की आयु कितनी हो जाएगी? 225 में से 96 घटा देंगे, और 225 में से अगर 96 घटा दोगे तो कितना जाएगा? 196 सॉरी, घटा दोगे तो 4 और 25 29 साल है, तो इधर से भी 29 ही आ रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपके माइंड में वो डेवलपमेंट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई हाँ ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे। चलो आगे देखिए, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। यदि उनके साथ उनके कोच की आयु को शामिल कर दिया जाए तो औसत 20% बढ़ जाता है। तो कोच की आयु कितनी होगी? देखो जी ध्यान से सुनना, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। ठीक है, अगर कोच को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है। ठीक है, औसत वृद्धि जो है वो है 20 वर्ष। औसत वृद्धि है कितनी है? 20 साल, 20% सॉरी। तो औसत 20% वृद्धि है, तो कुल वृद्धि कितनी हो गई? एक आदमी पर 20%, तो आदमी 5 हो गए एक आदमी को शामिल करने, इसलिए 100% वृद्धि हो गई। इसका मतलब उनका कोच है उनके औसत से 100% बड़ा है, उनके औसत से 100% बड़ा है। तो 18.5 तो उनका औसत है, और 18.5 का 100% 18.5 होता है क्या? तो 18.5 साल बड़ा है, मतलब 37 साल का है। उनका जो कोच है वो कितने साल का हो जाएगा? 37 साल का हो गया। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। एक स्कूल के 34 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार कितना है? वही तरीका वही प्रोसेस। देखो जी ध्यान दीजिए, औसत वृद्धि कितनी हो गई? औसत वृद्धि हो गई 400 ग्राम, तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? देखो 34 तो स्टूडेंट है, एक टीचर को और शामिल कर दिया,
तो टीचर को शामिल कर दिया, इसका 35 हो गए। हर मेंबर पर 400 ग्राम पड़ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 35 को 400 से गुणा कर दिया, 35 चौक 140, 14,000 ग्राम मतलब 14 किलो। इसका टीचर की आयु बच्चों से 14 किलो ज्यादा है। टीचर की आयु बच्चों से कितनी ज्यादा है? सॉरी जी, टीचर का वजन बच्चों से 14 किलोग्राम ज्यादा है। तो टीचर का वजन कितना हो जाएगा? 42 किलोग्राम। तो कौन है? बच्चे। 14 किलोग्राम ज्यादा है, मतलब टीचर में कितना वजन हो जाएगा? 56 किलोग्राम। टीचर में जो वजन है कितना हो जाएगा? 56 किलोग्राम। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो आगे देखते हैं। 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। उनके साथ यदि उनके टीचर को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत 14 वर्ष और 4 महीने बढ़ जाता है। क्या बात कर रहे हो जाता है क्या? अच्छा, मैंने पढ़ा बढ़ जाता है, मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ है, इतना बढ़ गया। कितना बढ़ा है? 14 साल 4 महीने हो जाता है, पहले 14 साल था। इसका मतलब कितने महीने बढ़ गया? 4 महीने बढ़ गया। कितना महीने बढ़ गया? 4 महीने। ठीक है। अच्छा, तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? आराम से देखो, एक आदमी पर 4 महीने बढ़ गए, तो 38 तो स्टूडेंट थे, एक टीचर हो गया, मतलब 39 हो गए। तो 39 पर कितने बढ़ गए? 39 गुना 4। ठीक है, कुल वृद्धि इतने महीने की होगी। और अगर महीने को वर्ष में लेंगे तो 12 का भाग दे देंगे। तो ये लो जी, गुणा करने से पहले मैं 12 का भाग पहले दे देता हूँ। दे दिया 12 का भाग, किया जाएगा 4 एकम 4, 4 × 3 = 12, और 39 में 3 का भाग दिया 13। इसका मतलब है टीचर की आयु बच्चों के औसत से 13 साल ज्यादा है। तो बच्चों का औसत कितना था? 14 साल का, और उनसे 13 साल ज्यादा है, मतलब 27 साल। जो उनके टीचर हैं उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 27 वर्ष। हो गई बात क्लियर? अच्छा, चलो आगे चलिए। 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए और उसमें तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो निकाली गई संख्या क्या है? एक संख्या अगर निकाल दी तो औसत में 2 कम आ जाती है। इसका इधर 2 कम हो गया, इसका वो संख्या ज्यादा थी, वो संख्या ज्यादा थी। तो कुल कमी कितनी हुई भाई? एक संख्या पर 2 कम हो गई, तो संख्या कितनी है? 5 नहीं रही, एक तो चली गई, 4 ही संख्या है। तो 1 पर 2 की कमी, तो 4 पर 8 की कमी है। इसका पहले वाली संख्या 8 बड़ी थी, पहले वाली संख्या 8 ज्यादा थी। इसका मतलब है निकाली गई संख्या 8 बड़ी थी। तो 27 तो औसत है, और वो 8 बड़ी थी, मतलब उनका औसत वो जो संख्या थी वो कितनी थी? 35। ठीक, और अगर बाई प्रोसेस करो तो 27, 5 संख्याओं का औसत 27 है, 5 संख्याओं का औसत 27, टोटल 135 हो जाएगा। ठीक है, और अब संख्या हो गई 4, तो 4 संख्याओं का औसत क्या हुआ? 2 कम हो गया, मतलब 25 हो गया। तो 2 कम हो गया तो 25 चौक 100 हो जाएगा। पहले 135 था, अब 100 हो गया, कितना कम हो गया? 35। तो निकाली गई संख्या कितनी हो जाएगी? 35। तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कर सकते हैं। फटाफट फटाफट इन सवालों को कर लीजिए, अब कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। अगला देखिए, 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति शामिल कर दिए जाते हैं, तो 8 व्यक्तियों के समूह में औसत में 3 साल की वृद्धि हो जाती है। तो कहना चाह रहे हैं उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? देखो जी, 8 व्यक्तियों का ग्रुप है, उनमें औसत में 3 साल की वृद्धि हो गई। इसका मतलब है टोटल 24 साल की वृद्धि होगी, टोटल 24 साल की वृद्धि हो गई। ठीक है। अच्छा, 2 जो नए आदमी आए उनकी औसत आयु कितनी है? 32 साल, क्योंकि एक तो 30 का था और एक 34 का, उनकी जगह पर नए आए। इसका जो गए हैं वो 32 साल के गए, गए थे उनका औसत आयु 32 साल है, और जो आए हैं उनकी कुल आयु 24 साल ज्यादा है, दोनों की मिलाकर के 24 साल ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है प्रत्येक 12 साल बढ़ा है, प्रत्येक दोनों मिलाकर 24 साल बढ़ा है, इसका प्रत्येक कितने साल बढ़ा है? 12। तो औसत से 12 साल बढ़ा है।
तो औसत 32 है, 32 से 12 जोड़ेंगे कितना जाएगा 44 साल। तो जो नए दो व्यक्ति आए हैं उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी 44 साल आ जाएगी। हो गई बात क्लियर? कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो आगे चलते हैं, ऐसा सवाल पहले भी आया है, उसको भी देख लेना। देखो, 3 वस्तुओं का एबीसी का औसत मूल्य 190 है, बी और सी डी का औसत 220 है, डी का मूल्य 160 है, तो ए का मूल्य कितना होगा? देखो ध्यान से सुनो, ए बी और सी तीनों का जो औसत है वो 190 है, तीनों का औसत कितना है 190, और बी सी और डी इनका औसत है 220, ठीक है, तो ए का मूल्य कितना होगा? देखो वही बात है, पहले क्या बोल रहा था, एक आदमी गया उसकी जगह दूसरा शामिल हो गया जिससे औसत 30 बढ़ गया, पहले ऐसे बोला था। पहले क्या बोला था, एक आदमी की जगह पर अगर दूसरा शामिल कर दिया जाए तो एक की जगह डी शामिल कर दिया, ये तो वाह, एक की जगह डी शामिल कर दिया, औसत में 30 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 30 की, ठीक है। तो औसत में मतलब प्रत्येक संख्या पर, एक पर 30 की वृद्धि होगी तो तीन पर 90 की वृद्धि होगी, इसका 90 बढ़ गया, 90 बढ़ गया, इसका मतलब है जो नया आया है वो 90 ज्यादा है, किससे? पुराने वाले से। तो पुराना वाले ए है तो इससे 90 ज्यादा है कौन? डी। तो इसमें मूल्य किसका दे रखा है? डी का। ये 160 दे रखा है और ये 90 ज्यादा है, इसका ये 90 कम है, तो ये 90 कम मतलब 160 में से 90 कम करेंगे कितना आ जाएगा भाई साहब? 70। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 आ जाएगी, ठीक है। ये लंबी चौड़ी चर्चाएं हम ऑलरेडी खूब सारी कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा समझाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं, आपको बता दिया, आप केवल सवाल करवा रहा हूं, ठीक है। कंसेप्ट वो हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट से संबंधित दिक्कत है तो आप पहले वापस से देख लो इसको, ठीक है। बस ए बी सी, पहले इसने बोला था एक की जगह पर डी को शामिल कर दिया जाए तो औसत 3 कम हो जाएगा, अब खुला बोल रहा है, नाम बता रहा है कौन कौन है, तो उसमें घबराने की बात नहीं, वही सवाल चलते जा रहे हैं, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार में, हाँ जो लोग बीच बीच में काट काट करके देख रहे हैं उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें ये भी तो सिस्टम है, इधर किसका लिया, इधर किसका लिया, इधर कर लिया, तो फिर समझ नहीं आएगी बातें आपको, ठीक है। पूरा देखोगे तो क्लियर होगी। 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष। 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु कितनी है? 33, आज की तारीख में। सबसे छोटा सदस्य 9 साल का है भाई, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तत्काल पूर्व है उनकी औसत आयु कितनी थी? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत प्यार से देखना। 33 वर्ष है आज, आज कितनी है? 33 वर्ष। तो 9 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी? आज 33 वर्ष, तो हर साल 9, हर सदस्य 9 साल कम था उस समय, तो इसलिए उस समय 24 साल औसत हुआ करता। कितना औसत हुआ करता था? 24 वर्ष, ठीक है। तो देखो जी इसका टोटल कितना था? 24 साल हुआ करता था, मेंबर है 5, तो 24 पंजे 120, 120 साल हुआ करता था, ठीक है। कितने साल हुआ करता था? 120 साल। लेकिन इसमें 5वां मेंबर भी शामिल है भाई, 9 कम कर दिया, तो इसका जो सबसे छोटा सदस्य है 9 साल का, वो 0 साल का था उस समय, इसका मतलब जन्म लिया ही है उसने, लेकिन जन्म लेने से जस्ट पहले। तो जन्म लेने से पहले भी, क्योंकि उसकी तो आयु काउंट हो नहीं रही, 120 ही है, लेकिन मेंबर 4 थे उस समय मेंबर्स कितने थे? 4। इसका मतलब है जन्म से तत्काल पूर्व, जन्म से तत्काल पूर्व औसत कितना हो जाएगा? 120 में क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, औसत 30 हुआ करता, ठीक है। हो गई बात क्लियर? औसत कितना हुआ करता था? 30, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से सुन लो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे बोलो 24 साल औसत है, लेकिन उनमें बच्चा भी है, उनमें क्या है? बच्चा भी है, इसका मतलब बच्चा भी 24 साल का है, औसत में तो आ रहा है ना 24 का, तो जबकि बच्चे को शामिल नहीं करना चाहते, इसलिए 24 को हटा करके बाकी 4 लोगों में बांट दो, तो 24 जो हटाया बच्चे को 0 कर दिया वहां पर, और बाकी 4 लोगों में बांट दिया, तो 24 को 4 लोगों में बांटेंगे, 6 बढ़ जाएगा, 6 बढ़ेगा, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो,
बेटर समझ सकते हो, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलो आगे देखिए और सुनिए। 8 संख्याओं का जो औसत है वो ए है। 8 संख्याओं का औसत कितना है? ए। और उनमें 2 संख्याओं का औसत बी है। उन्हीं में से 6 संख्याओं का औसत सी है। तो निम्न में से कौन सा सही है? देखो ज्यादा कोई खास बताने लायक बात नहीं है। 8 संख्याओं का औसत ए है, इसका मतलब टोटल 8 हो गया। 8 संख्याओं का औसत ए है, इसका टोटल कितना हो जाएगा? 8 है। अब उन 8 संख्याओं का हिसाब बता रहा है। उनमें से 2 संख्याओं का औसत बी है, तो 2 संख्याओं का औसत बी है, इसका टोटल 2 भी हो जाएगा। 2 संख्याओं का औसत बी है, इसका मतलब टोटल 2 बी। बची हुई 6 संख्याओं का औसत सी है। बची हुई 6 संख्याओं का औसत सी है, इसका टोटल कितना हो जाएगा? 6 सी हो जाएगा। तो ये 2 संख्याओं का टोटल, ये 6 संख्याओं का टोटल। ठीक है, अब क्या हुआ? देखो जी 8 है, 2 आएगा कॉमन तो आ जाएगा b प्लस 3c। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, यह आ जाएगा 4a बराबर b प्लस 3c। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। तो 4a बराबर b प्लस 3c। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लो कौन सा आ रहा है। घुमा फिरा करके ऑप्शन किस प्रकार से चेंज किए हुए मिल सकते हैं आपको। देखो ध्यान दीजिए, 3 भी है, ये तो होगा नहीं। 2a भी नहीं है, फिर 3a प्लस बी, ये भी नहीं है, यही है, ये लो b प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा 4a माइनस बी बराबर 3c। क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी बातें। ठीक है, अच्छा चलो जी और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। n संख्याओं का औसत z है। n संख्याओं का औसत z है। यदि उनमें से एक संख्या x को x डैश से बदल दिया जाए तो नया औसत z डैश हो जाता है। नया औसत कितना हो जाता है? z डैश। तो ये कहना चाह रहा है कि अब बताओ एन जेड एक्स एक्स डैश के बीच रिलेशन क्या है। आराम से सुनो, ध्यान से सुनो। एन संख्याओं का औसत जेड है, ध्यान रखना। एन संख्या औसत क्या है? जेड। देखो इसकी शक्ल देख करके मत घबराओ, कुछ लोग इसकी शक्ल देख करके छोड़ देते यार ये सवाल थोड़ी मेरे से होगा, मैं तो इस सवाल को करने लायक ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल भी मत सोचो। थोड़ा सा प्यार से देखिए, तरीके से समझिए, आराम से समझिए, चीजें अपने आप क्लियर आ जाएंगी। देखो 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 ध्यान देना। अब क्या है? n संख्याओं का औसत z है। n संख्याओं का औसत z है तो टोटल हो जाएगा nz। n संख्याओं का औसत z है तो टोटल हो जाएगा nz। ठीक है, और उसमें से कहना चाह रहा है x को बदल दिया, किससे? x डैश से। यानी x को बदल दिया मतलब x को तो निकाल दिया और उसमें शामिल कर दिया x डैश को। x को निकाल करके x डैश को उसमें शामिल कर दिया। ठीक है, तो औसत क्या हो जाता है? z डैश हो जाता है। औसत z डैश हो जाता है, इसका टोटल nz डैश हो जाएगा। टोटल हो जाएगा nz डैश। हो गई बात क्लियर? अच्छा अब वापस से सुनना। n संख्याओं का औसत z है तो टोटल हो जाएगा nz। उसमें x को निकाल दिया, x डैश को शामिल कर दिया। ठीक है, और तो इससे औसत हो गया z डैश। औसत z डैश होगा तो टोटल हो जाएगा nz डैश। ठीक है, अच्छा अब देखो n को बटे में लाना चाह रहा है तो क्या करेंगे? n वाली संख्या को तो मैं इधर ले लेता हूं, तो यह आ जाएगा nz माइनस nz डैश। x माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये x डैश प्लस का इधर आकर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा तो देखो ध्यान से सुनिए, n आ जाएगा दोनों में कॉमन, तो इसमें आएगा z माइनस z डैश बराबर x माइनस x डैश। ठीक, अब क्या करेंगे? z माइनस z डैश, x माइनस x डैश आ जाएगा बटे में, बराबर कुछ भी नहीं है तो एक तो मिलेगा यहाँ पर, ये n गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा कई बार चेंज, आंसर भी अलग मिल जाता है। आंसर और अलग कैसे मिल सकता है? ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आंसर ऐसे भी मिल जाता है कई बार। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, यानी z डैश माइनस z, और x डैश इसमें माइनस कॉमन ले लिया।
बराबर 1/n, माइनस से माइनस कर दिया, तो ये भी उतना ही सही है जितना ये सही। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लो कौन सा दे रखा है, तो देखो z माइनस जेड एस एक्स माइनस एक्स डेस, z माइनस जेड एस एक्स माइनस एक्स डेस बराबर 1/n, और ये भी दे रखा है क्या, जेड डैश माइनस जेड एक्स डैश माइनस एक्स, दोनों दे दिए, तो ए और सी दोनों सही है, जानबूझ करके दिए कि आपको बता दिया जाए। ठीक है, जेड डैश माइनस जेड और एक्स डैश माइनस एक्स बराबर 1/n। ठीक है, और ये भी दे दिया है जेड माइनस जेड डैश एक्स माइनस एक्स डैश बराबर 1/n। क्लियर हो गई होगी बात, दोनों सही है, जितना ये सही है उतना ही ये सही है। ठीक है, हाँ तो ये जानबूझ, एग्जाम में दोनों नहीं आएंगे, यहाँ तो हमने खुद ऑप्शन बना दिया इसके अंदर ऐसे। ठीक है, एग्जाम में जो सवाल आया था उसमें तो एक ही था, लेकिन दूसरा वाला आंसर हमने अपनी तरफ से लगा दिया कि भाई ये भी होगा। ठीक है, हाँ, जिससे आपको समझाना भी इजी रहे। चलो ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। क्लियर है बात, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।